ऑडियोसा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन आप एक नई किताब सुन सकते हैं। आज रात हम पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर्स और फुसफुसाते राज की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां दौलत की चमक एक ऐसे अंधेरे को छुपाती है जो आत्मा को दागदार कर देता है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो घर नहीं है, एक ऐसे परिवार की है जो कोई पनाहगाह नहीं है, और एक ऐसी जवान औरत की है जो एक सुनहरे पिंजरे में चलती हुई आती है और फिर दरवाज़ा अपने पीछे बंद होता हुआ पाती है। ये कहानी है मुश्किलों से बचने की, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो पलटकर वार करने की, और इस भयानक सच की कि कुछ राक्षस सायों में नहीं रहते। वे तो दरवाजे पर मुस्कान के साथ आपका स्वागत करते हैं। प्रोलॉग। अगर मैं इस हवेली से निकलूंगी तो पुलिस जीप की पिछली सीट पर। जब मेरे पास मौका था, मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन अब वो मौका जा चुका है। जिस पल ऑफिसर्स अंदर आए, जिस पल उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर वाले माले पर क्या था, सब कुछ तय हो गया था। वे मुझे मेरे अधिकार बताने से कुछ ही पल दूर हैं। मुझे नहीं पता कि वे इंतजार क्यों कर रहे हैं। शायद उन्हें उम्मीद है कि मैं खुद को पंसाने वाला कुछ कह दूंगी। वे कोशिश कर सकते हैं। एक उम्रदराज ऑफिसर जिसके बालों में सफेदी ज्यादा थी, मेरे बगल में आलीशान वेलवेट सोफा पर बैठा है। कपड़ा गहरे हरे रंग का है, इम्पोर्टेड और बहुत ज्यादा महंगा। मैं सोचती हूँ कि उसके घर का सोफा कैसा दिखता होगा। शायद घिसा हुआ, आरामदायक, यादों से भरा हुआ, और शायद उस पर कुत्ते के कुछ बाल भी हों। इस सोफा जैसा नहीं, जो ठंडा और सख्त महसूस होता है। कला का एक ऐसा नमूना जिसका सच में आनंद लेने के लिए कोई नहीं बना है। वो शायद फर्नीचर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो ऊपर रखी बॉडी के बारे में सोच रहा है। चलो इस पर एक बार फिर से बात करते हैं, ऑफिसर ने धीमी, भारी आवाज में कहा। उसने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर सिंह बताया था, लेकिन मेरा दिमाग ऐसी छोटी मोटी बातें याद रखने के लिए बहुत भरा हुआ है। वो तुम्हें कब मिला? वो पूछता है। मैं रुकती हूँ। क्या मुझे लॉयर के लिए पूछना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए। मुझे इसके नियम नहीं पता। लगभग 1 घंटा पहले, मैं सूखी, फुसफुसाती आवाज में जवाब देती हूँ। और तुम उस कमरे में क्यों गई? मैं अपने होंठ भींच लेती हूँ। मैंने एक आवाज सुनी थी। और फिर इंस्पेक्टर सिंह आगे झुकता है। वह चाहता है कि मैं कबूल कर लूं। वो आसान जवाब चाहता है। मैंने किया है। मुझे ले जाओ। मैं पीछे टेक लगा लेती हूँ। महंगे वेलवेट को मेरा सहारा बनाने देती हूँ। बस इतना ही। मुझे बस इतना ही पता है। उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक कौन जाती है। वह सबूतों को तौल रहा है, सोच रहा है कि क्या मेरी कलाई पर हथकड़ी पहनाने के लिए ये काफी है। वो अभी पक्का नहीं है। अगर वो होता तो मैं पहले से ही हथकड़ियों में होती। सिंह। शानदार सीढ़ी से एक आवाज आती है। हम दोनों ऊपर देखते हैं। एक नौजवान कांस्टेबल सबसे ऊपर खड़ा है। उसका हाथ पॉलिश्ड सागौन की बैनिस्टर पर है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। सर, नौजवान ऑफिसर कांपती हुई आवाज में कहता है, आपको यहाँ ऊपर आना होगा। अभी। कुछ और भी है। आपको यकीन नहीं होगा। चैप्टर 1। अलीना, अपने बारे में कुछ बताओ। मीरा शर्मा अपने क्रीम रंग के सोफे पर आगे झुकी। उसने अपनी टांगें एक दूसरे पर चढ़ा रखी थीं, और उसकी डिजाइनर साड़ी का सिल्क उसकी एड़ियों के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। उसके बारे में सब कुछ, उसके हीरे के झुमकों से लेकर उसके सलीके से संवारे बालों तक, बिना किसी मेहनत की दौलत की कहानी कह रहा था। मैंने सावधानी से अपने शब्द चुनते हुए शुरू किया। उम्मीद एक खतरनाक चीज थी, लेकिन मैं इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मैं ओल्ड दिल्ली में पली बड़ी हूँ। जैसा कि आप मेरे रिज्यूमे देख सकती हैं, मुझे हाउसकीपिंग का अनुभव है। मेरा रिज्यूम बहुत सोच समझ कर लिखा गया। एक झूठ था। और मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी हूँ। मैंने बड़े से लिविंग रूम में चारों ओर देखा, किसी पालतू जानवर का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की। मुझे जानवर भी पसंद हैं। लिव इन हाउसकीपर के ऑनलाइन एडी में पालतू जानवरों का जिक्र नहीं था, लेकिन हर तरह से तैयार रहना बेहतर था। ओल्ड दिल्ली। मिसेस शर्मा का चेहरा एक शानदार मुस्कान से खिल उठा। मेरा परिवार वहीं से है। हम तो लगभग पड़ोसी हुए। हाँ, हम हैं। मैं सहमत हुई, हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं था। वो बड़ी बड़ी कोठियों और प्राइवेट क्लब्स की दुनिया से आई थी। मैं भीड़भाड़ वाली गलियों और मिली हुई दीवारों की दुनिया से आई थी। लेकिन अगर वह ये मानना चाहती थी कि हम पड़ोसी हैं, तो मैं खुशी खुशी साथ दूंगी। मिसेस शर्मा ने अपने काले, चमकदार बालों की एक लट अपने कान के पीछे की। वो अपनी 30s के अंत में थी, एक कोमल चेहरे के साथ जिसे उसकी दौलत ने एक सुरुचिपूर्ण रूप दे दिया था। मैंने इस इंटरव्यू के लिए अपनी शक्ल सूरत के साथ ठीक उल्टा किया था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे एक कतरे के रूप में देखे।
मैंने एक सादा, ढीला डाला सूती कुर्ता पहना था। मेरे बाल पीछे एक सख्त, कसे हुए जोड़े में बंधे थे। मैंने खुद को ज्यादा गंभीर और सादा दिखाने के लिए बड़े, नकली चश्मे भी पहने थे। मैं प्रोफेशनल और पूरी तरह से अनाकर्षक दिखना चाहती थी। जॉब, उसने कहा। उसकी आवाज़ बिजनेस जैसी होगी। ये ज्यादातर सफाई, लॉन्ड्री और थोड़ा बहुत खाना पकाने का होगा। क्या तुम अच्छा खाना बनाती हो, अलीना? हाँ, मैं बनाती हूँ। ये मेरे रिज्यूम पर एकमात्र सच था। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। उसकी शहद जैसे रंग की आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत बढ़िया है। हमें घर का बना खाना बहुत कम मिलता है। समय किसके पास है? मैंने अपनी जबान काट ली। मीरा शर्मा के पास कोई जॉब नहीं थी। उसका एक बच्चा था, जो दिन में ज्यादातर स्कूल में रहता था। एक माली उसके बड़े से फ्रंट लॉन में झाड़ियां काट रहा था। वो अपनी सफाई के लिए किसी को काम पर रख रही थी। उसके पास खाना पकाने का समय कैसे नहीं हो सकता? लेकिन मैं उसे जज नहीं कर सकती थी। मुझे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ इसलिए कि वो अमीर थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिगड़ी हुई थी। हालांकि अगर मुझे अंदाजा लगाना होता, तो मैं कहती कि वह थी। और हमें अपनी बेटी प्रिया के लिए कुछ मदद की जरूरत होगी। मिसेस शर्मा ने आगे कहा। शायद उसे उसकी लेसन्स तक ले जाना। तुम्हारे पास कार है ना? मैं लगभग हंस पड़ी। मेरी कार ही तो मेरे पास सब कुछ थी। मेरी 15 साल पुरानी हैचबैक उसकी हवेली के बाहर सड़क पर खड़ी थी, और वह मेरा मौजूदा घर भी थी। दुनिया में मेरा जो कुछ भी था, वो उस कार की बूट में था। पिछले 1 महीने से मैं पिछली सीट पर सो रही थी। अपनी कार में 1 महीना रहने के बाद आप छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख जाते हैं। एक असली बिस्तर, एक बाथरूम, सोते समय अपनी टांगें फैलाने की आज़ादी, मुझे इसकी सबसे ज्यादा याद आती थी। हाँ, मेरे पास कार है, मैंने कहा। एक्सलेंट। उसने एक साथ ताली बजाई। बेशक, हम प्रिया के लिए कार सीट देंगे। जब वो कार सीट की सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी, मैंने लिविंग रूम में चारों ओर देखा। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट था, फर्नीचर चिकना था, और एक छोटी कार के आकार का टेलीविजन एक दीवार पर लगा हुआ था। एक मार्बल मैंटलपीस पर शर्मा परिवार की पेरिस, स्विट्जरलैंड और लंदन की तस्वीरें थीं। छत तो मंजिला ऊंची थी, और एक क्रिस्टल शैंडलियर एक कैद तारे की तरह चमक रहा था। क्या तुम सहमत नहीं हो, अलीना? मैं चौंक गई, ये महसूस करते हुए कि उसने मुझसे एक सवाल पूछा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या था। यस, मैंने दांव लगाया। वह मेरे जवाब से खुश लग रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो। ऑफ कोर्स, मैंने इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहा। वो सोफे पर हिली। और फिर सैलरी है। विज्ञापन में जो रकम है, क्या वह स्वीकार्य है? मैंने मुश्किल से थूक निकला। विज्ञापन में दी गई संख्या स्वीकार्य से कहीं ज्यादा थी। ये जिंदगी बदलने वाली थी। ये इतनी ज्यादा थी कि इसने मुझे अप्लाई करने से लगभग रोक ही दिया था। इस तरह के घर में, इस तरह की जॉब के लिए इतना पैसा देने वाला कोई भी मेरे जैसे किसी को काम पर नहीं रखेगा। यस, मैं कहने में कामयाब रही। ये बहुत स्वीकार्य है। और तुम समझती हो कि ये एक लिव इन पोजीशन है? उसने पूछा। क्या वो पूछ रही थी कि क्या मैं अपनी कार की पिछली सीट की लग्जरी छोड़ने के लिए ठीक हूँ? हाँ, मुझे पता है। वंडरफुल। वो खड़ी हो गई। क्या हम एक टूर लें? मैं भी खड़ी हो गई। दैट वुड बी ग्रेट। वह मुझे हवेली में ले गई। ये लुभावनी थी। स्टेनलेस स्टील के उपकरणों वाला एक विशाल किचन, एक फॉर्मल डाइनिंग रूम, किताबों से भरी एक लाइब्रेरी। दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम, प्रिया का कमरा, मिस्टर शर्मा का ऑफिस और एक गेस्ट रूम था, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी 5 स्टार होटल का हो। वो एक और दरवाजे के सामने रुकी, और ये उसने उसे खोलते हुए कहा, हमारा होम सिनेमा है। ये एक असली मूवी थिएटर था, जिसमें आलीशान रिक्लाइनिंग चेयर्स की कतारें और एक स्क्रीन थी जो पूरी दीवार को ढक रही थी। कोने में एक पॉपकॉर्न मशीन भी थी। मिसेस शर्मा ने मुझे देखा, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। वहाँ मैंने प्रभावित दिखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या ये शानदार नहीं है? उसने खुशी की एक छोटी सी सिहरन के साथ कहा। हम हॉल के अंत में एक आखिरी दरवाजे पर आए। ये दूसरों से अलग, ज्यादा भारी लग रहा था। क्या ये मेरा कमरा है? मैंने पूछा। नॉट एग्जैक्टली। उसने चरमराते दरवाजे का नॉब घुमाया। उसके पीछे एक अंधेरी, संकरी सीढ़ी थी। तुम्हारा कमरा ऊपर है, बदले हुए एटिक स्पेस में। सीढ़ी घर के बाकी हिस्सों की तुलना में कम भव्य महसूस हुई। सबसे ऊपर एक छोटी सी लैंडिंग थी। यहाँ छत नीची थी, इतनी नीची कि मुझे लगा कि मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तुम्हारा अपना बाथरूम है? उसने बाईं ओर एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा।
और ये तुम्हारा कमरा है? उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। कमरा छोटा था, छत तेजी से नीचे की ओर झुकी हुई थी, इसलिए एक तरफ मेरे खड़े होने के लिए मुश्किल से ही ऊंची थी। एक छोटा सिंगल बेड, एक छोटा ड्रेसर और एक बुक शेल्फ था। ये सादा था, लेकिन ये एक कमरा था, एक असली कमरा। इसका मतलब था कि मेरे पास एक मौका था। अगर कमरा बहुत अच्छा होता तो मुझे पता चल जाता कि ये जॉब मेरी पहुंच से बाहर है। ये तथ्य कि ये छोटा और सादा था, इसने मुझे उम्मीद की एक किरण दी। लेकिन इसमें कुछ गलत लग रहा था। मेरे पेट में एक अजीब सा एहसास बैठ गया। मुझे अफसोस है कि ये थोड़ा छोटा है, मिसेस शर्मा ने कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ ऊपर अपनी प्राइवेसी मिलेगी। मैं इकलौती छोटी खिड़की के पास गई। ये बैकयार्ड की ओर दिखती थी। माली वहां था, एक गुलाब की झाड़ी को काट रहा था। तो तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। मैं खिड़की से मुड़ी। मैं अभी भी ये पता नहीं लगा पा रही थी कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। शायद ये खिड़की थी, ये प्रॉपर्टी के पीछे की ओर थी। अगर मैं मुसीबत में होती तो कोई भी मुझे यहाँ से देख या सुन नहीं पाता। लेकिन मैं किसका मजाक उड़ा रही थी? एक असली बिस्तर, मेरा अपना बाथरूम। मैं सोते समय आखिरकार अपनी टांगें फैला सकती थी। छोटा बिस्तर मेरी खार की तुलना में इतना आकर्षक लग रहा था कि मैं रो सकती थी। ये परफेक्ट है, मैंने कहा। वो खुश लग रही थी। वो मुझे अंधेरी सीढ़ियों से वापस नीचे ले गए। जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे, मैंने एक सांस छोड़ी जिसका मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसे रोक रखा था। उस कमरे के बारे में कुछ बेचैन करने वाला था, लेकिन अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मैं इसके साथ रहना सीख लूंगी। ठीक तभी हमारे पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, माँ। मैं एक छोटी लड़की को हॉलवे में खड़ा देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें भी अपनी माँ की तरह शहद के रंग की थीं, लेकिन हल्की, और उसके काले बाल लंबे और सीधे थे। उसने एक हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, जो एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल लग रही थी। वो मुझे एक अजीब तीव्रता से घूर रही थी, जैसे कि वो मेरे सारे राज देख सकती हो। वो किसी हॉरर मूवी के उन डरावने बच्चों में से एक लग रही थी। प्रिया, मिसेस शर्मा ने कहा, तुम अपनी म्यूजिक क्लास से इतनी जल्दी घर आ गई। लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखें मेरे चेहरे से कभी नहीं हटी। यह अलीना है, मिसेस शर्मा ने अपनी बेटी को बताया। अलीना, ये प्रिया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अलीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ विनम्र लेकिन ठंडी थी। 50% संभावना थी कि अगर मुझे ये जॉब मिली तो वो मुझे सोते समय मारने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं अभी भी इसे चाहती थी। मिसेस शर्मा ने अपनी बेटी के सिर पर चूमा और छोटी लड़की अपने कमरे की ओर भाग गई। पहली मंजिल पर वापस, मिसेस शर्मा हंसमुख और गर्मजोश थीं। जैसे ही उसने जॉब के बारे में बात की, मुझे उम्मीद की एक खतरनाक किरण महसूस हुई। मैं ये मानना चाहती थी कि वो मुझे कॉल करेगी, कि वह मुझे ये जॉब ऑफर करेगी और मैं आखिरकार अपनी कार को पीछे छोड़ सकती हूँ। लेकिन वो कोई मूर्ख नहीं थी। वह कभी भी अपने घर में रहने और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी को बैकग्राउंड चेक के बिना काम पर नहीं रखेगी। और एक बार जब वह ऐसा कर लेगी, तो बस सब खत्म हो जाएगा। उसने दरवाजे पर गर्मजोशी से अलविदा कहा। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अलीना। तुम्हें बहुत जल्द मुझसे खबर मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं मिलेगी। ये इस शानदार घर का मेरा आखिरी दर्शन था। मुझे अपना समय बर्बाद करने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था। माली फ्रंट लॉन पर वापस आ गया था। वह एक बड़ा आदमी था। उसकी टी शर्ट उसकी मांसल भुजाओं पर तंग थी, जिससे टैटूज के किनारे दिख रहे थे। उसने अपने काम से नजरें उठाईं और उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिलीं। मैंने एक छोटी सी लहर में हाथ उठाया। हाय, मैंने कहा। वो बस मुझे घूरता रहा। उसने हेलो नहीं कहा। वो बस घूरता रहा। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर उसने अपने सिर को एक छोटा, लगभग अगोचर सा हिलाया, जैसे कि वह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चैप्टर 2। अपनी कार में रहना आपको सादगी सिखाता है। आप सीखते हैं कि पब्लिक रेस्टरूम्स कहाँ मिलेंगे और आधे घंटे की दूरी पर वह एक ट्रक स्टॉप जहाँ शावर्स हैं। आप बहुत सारे सैंडविचेस खाना सीखते हैं। शर्मा के घर पर मेरे इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद मैं अपनी कार की पिछली सीट पर एक और सैंडविच खा रही थी जब मेरा सस्ता प्रीपेड फ़ोन बजा। ये एक फास्ट फूड की जगह थी जहां मैंने इंटरव्यू दिया था। विल्मीना कैलोवे? एक तीखी आवाज़ ने पूछा। मैं सहम गई। मैं अलीना नाम से जानी जाती थी, एक नाम जो मैंने अपने लिए चुना था, एक ऐसा नाम जिसके साथ कोई अतीत नहीं जुड़ा था। मैं बर्गर बाजार से डॉना बोल रही हूँ, महिला ने कहा।
मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि हमने पोजीशन भर दी है। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैं उस जॉब की उम्मीद कर रही थी। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मिसेस शर्मा से मुझे कोई खबर नहीं मिली थी, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मैं इस कार में एक और सैंडविच नहीं खा सकती थी। मैं बस नहीं खा सकती थी। मिस स्टैंटन, मैंने गुहार लगाई। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं तुरंत शुरू कर सकती हूँ, किसी भी लोकेशन पर। वो पहले ही फोन काट चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये निराशाजनक था। कोई मुझे काम पर नहीं रखेगा। मैं बस एक नई शुरुआत चाहती थी। मेरा फोन फिर बजा। मैंने अपनी आंखें पोंछी और जवाब दिया। हेलो, मैं बोली। हेलो, क्या ये अलीना है? आवाज जानी पहचानी थी। मेरा दिल उछल पड़ा। यस, मैं मीरा शर्मा बोल रही हूँ। आपने पिछले हफ्ते मेरे साथ इंटरव्यू दिया था। मैंने अपना होंठ काट लिया। वो कॉल क्यों कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पोजीशन ऑफर करने के लिए कॉल कर रही हूँ। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं। दुनिया घूम गई। क्या वह सीरियस थी? ये कैसे संभव था? मीरा शर्मा जैसी महिला मुझे अपने घर में रहने के लिए बुला रही है। क्या उसने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? शायद वो बहुत बिजी थी, या शायद उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया। अलीना, तुम वहाँ हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं चुप थी। हाँ, मैं यही हूँ। मैं निश्चित रूप से इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आपके लिए काम करना अच्छा लगेगा। वंडरफुल। उसकी हंसी हल्की और सहज थी। तुम कब से शुरू कर सकती हो? घर एक डिजास्टर बना हुआ है। कल कैसा रहेगा? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। परफेक्ट। क्या तुम्हें पैक करने के लिए समय नहीं चाहिए? मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरी जिंदगी पहले से ही मेरी कार की बूट में पैक थी। मैं बहुत तेज पैकर हूँ। वो फिर हंसी। मुझे तुम्हारा स्पिरिट बहुत पसंद है, अलीना। मैं तुम्हारे शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। जैसे ही हमने डिटेल्स तय की, मैंने सोचा कि क्या वह अब भी मेरे स्पिरिट को पसंद करेगी, अगर उसे पता चले कि मैंने पिछले 3 साल प्रिजन में बिताए हैं। अगली सुबह मैं शर्मा हवेली पहुंची। प्रॉपर्टी के चारों ओर लगा विशाल लोहे का गेट बंद था। वही माली जिसे मैंने पहले देखा था, लॉन पर था, एक फूलों की क्यारी में खुदाई कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मैंने आवाज लगाई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गया। एक्सक्यूज मी, मैंने फिर कहा, और जोर से। वह धीरे धीरे उठा और पास आया। पास से मुझे एहसास हुआ कि वह एक रगिड अंदाज में काफी हैंडसम था। वह लंबा था, घने काले बाल और गहरी काली आंखें थीं। हेलो, मैंने सुखद होने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा नाम अलीना है। आज मेरा पहला दिन है। मिसेस शर्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। वही बस एक पल के लिए मुझे घूरता रहा, फिर अपना मुंह खोला और तेजी से हिंदी की एक धारा बोल गया। ओ, मैंने कहा। नो इंग्लिश? इंग्लिश? उसने दोहराया। उसका एक्सेंट इतना मोटा था कि ये साफ था कि जवाब क्या था। नो इंग्लिश? ग्रेट। मैंने इशारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने अपनी ओर इशारा किया। अलीना, मैं काम करती हूँ मिसेस शर्मा के लिए। मैंने घर की ओर इशारा किया। वो बस भौंहे सिकोड़ता रहा। जैसे ही मैं मीरा को कॉल करने वाली थी, वह एक पैनल के पास गया और गेट्स धीरे धीरे खुल गए। जैसे ही गेट्स खुले, मैंने उस घर को देखा जो मेरा नया घर होने वाला था। ये सफ़ेद पत्थर और कांच का एक मॉडर्न महल था। इससे पहले कि मैं अपने 2 भारी बैग्स उठाती, माली ने उन दोनों को आसानी से उठा लिया और उन्हें सामने के दरवाजे तक ले गया। थैंक यू, मैंने कहा। उसने बस मुझे एक अजीब नज़र से देखा। मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। अलीना, उसने सिर हिलाया, फिर अपनी ओर इशारा किया। रोहन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने कहा, भले ही वह नहीं समझेगा। बी केयरफुल, उसने कहा। उसकी इंग्लिश अचानक साफ थी, हालांकि भारी एक्सेंट के साथ। उसने फुसफुसाते हुए शब्द कहा। ठीक तभी सामने का दरवाज़ा अनलॉक होने लगा और रोहन जल्दी से अपनी फूलों की क्यारी की ओर वापस चला गया, व्यस्त होने का नाटक करने लगा। उसका क्या मतलब था? किस चीज़ से सावधान? अलीना, मीरा शर्मा मुझे देखकर बहुत खुश थी। वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। मुझे बस तुम्हारे बारे में एक अच्छी फीलिंग आई थी। ये वही था, गट फीलिंग। उसने चेक नहीं किया था। अब मुझे बस परफेक्ट एम्प्लॉय बनना था, ताकि उसके पास मुझे निकालने का कोई कारण हो। उसने मुझे अंदर बुलाया और मैं चौंक गई। घर मेरे इंटरव्यू से बिल्कुल अलग दिख रहा था। तब ये बेदाग था। अब ये एक डिजास्टर था। कॉफी टेबल पर गंदे कप और प्लेटें थीं, कुर्सियों पर कपड़े फेंके हुए थे और डाइनिंग टेबल पर अभी भी पिछली रात के खाने के अवशेष थे। जैसा कि तुम देख सकती हो,
मीरा ने एक आप भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। तो मीरा शर्मा एक स्लॉब थी। ये उसका राज था। मुझे इस जगह को साफ करने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन ये ठीक था। मुझे इस जॉब की ज़रूरत थी। उसे मेरी जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसके सच का पता चलने पर मुझे निकालने की संभावना उतनी ही कम होगी। बस मुझे अपने बैग्स ऊपर रखने दीजिए, मैंने उससे कहा, और मैं तुरंत शुरू कर दूंगी। तुम एक लाइफ सेवर हो, अलीना। ओह, और ये तुम्हारे लिए है। उसने अपने पर्स से एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन निकाला। मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक पुराना फ़ोन है। मैं चाहूंगी कि तुम्हारे पास मुझसे कांटेक्ट करने का एक भरोसेमंद तरीका हो। मैंने हिचकिचाते हुए फ़ोन लिया। थैंक यू, लेकिन मैं नया प्लान अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मैंने तुम्हें पहले ही हमारे फैमिली प्लान में जोड़ दिया है। इसमें लगभग कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मुझे शक था कि उसकी लगभग कुछ भी नहीं की परिभाषा मेरी जैसी होगी। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजी। एक तेज बिजनेस सूट में एक आदमी नीचे आ रहा था। वो मुझे देखकर रुक गया। मेरे सामान पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विक्रम, मीरा ने पुकारा, आओ अलीना से मिलो। ये जरूर विक्रम शर्मा होगा। मैंने उसे ऑनलाइन देखा था। वो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का सीईओ था और उसकी नेटवर्थ चौंकाने वाली थी। उसके आश्चर्यचकित भाव से ये साफ था कि उसकी पत्नी ये बताना भूल गई थी कि उसने एक लिव इन हाउसकीपर को काम पर रखा है। हेलो, मिस्टर शर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अलीना, है ना? विक्रम, मैंने तुमसे कहा था कि हमें मदद की जरूरत है। मीरा ने कहा। हाँ, बिल्कुल। उसका चेहरा एक गर्म मुस्कान में बदल गया। वेलकम अलीना। हमें निश्चित रूप से मदद की जरूरत है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो विश्वसनीय रूप से हैंडसम था। चुभने वाली काली आंखें, एक तेज जॉलाइन और एक आत्मविश्वासी मुस्कान। वो अपनी पत्नी से कहीं ज्यादा आकर्षक भी था, जो इतने अमीर आदमी के लिए अजीब लग रहा था। वो किसी को भी पा सकता था। मैंने एक ऐसी पार्टनर चुनने के लिए उसका सम्मान किया, जो उसकी आधी उम्र की सुपर मॉडल नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर शर्मा। प्लीज, उसने अपनी मुस्कान चौड़ी करते हुए कहा। मुझे विक्रम बुलाओ। जैसे ही उसने ये कहा, मीरा के चेहरे पर कुछ कौंधा। उसकी आंखें संकरी हो गईं। उसने मुझे उसे उसके पहले नाम से बुलाने के लिए कहा था। ये अलग क्यों था? विक्रम मुझे किसी अनुचित तरीके से नहीं देख रहा था। मेरा ब्लाउज शालीन था, मेरी जीन्स प्रैक्टिकल थी। देखने के लिए कुछ भी नहीं था। एनीवे, मीरा ने तेजी से कहा, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, विक्रम? ओह, राइट। उसने अपनी टाई सीधी की। उसने मीरा को एक लंबा किस दिया, स्नेह का एक सार्वजनिक प्रदर्शन जो वास्तविक लग रहा था। उसने दरवाजे से उसे एक और किस उड़ाया। ये एक ऐसा आदमी था जो अपनी पत्नी से प्यार करता था। तुम्हारे पति बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने मीरा से कहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव लौट आया। डू यू थिंक सो? वेल, यस, मैं हकलाकर बोली। जवाब देने के बजाय उसने कहा, तुम्हारे चश्मे को क्या हुआ? व्हाट? जो चश्मा तुमने अपने इंटरव्यू में पहना था? उसने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। ओह, मुझे शर्मिंदगी का एक एहसास हुआ। चश्मा नकली था, कम खतरनाक दिखने का एक प्रयास। मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने झूठ क्यों बोला। अब मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज का आविष्कार कर लिया था जो मैंने नहीं पहने थे। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मेरी आंखों को घूर रही है, उन्हें ढूंढ रही है। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने आखिरकार पूछा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे उसी जगह नौकरी से निकाल देगी, लेकिन फिर उसका चेहरा नरम हो गया। बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगा कि वे तुम पर बहुत अच्छे लग रहे थे। इस औरत का मूड मौसम की तरह बदलता था। मैं अपने भारी बैग्स को 2 मंजिल सीढ़ियों से ऊपर एटिक के कमरे में ले गई। कमरा वैसा ही था जैसा मुझे याद था, छोटा, झुकी हुई छत के साथ। लेकिन एक नया इजाफा था। कोने में एक छोटा मिनी फ्रिज भिनभिना रहा था। मैंने उसे खोला। अंदर पानी की 3 छोटी बोतलें थीं। गुड हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, मीरा ने कहा। ये एक अजीब इशारा था, लेकिन मैंने इसकी सराहना की। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे के नॉब पर अपना हाथ रखा और तभी मैंने उसे आखिरकार देखा। वो चीज़ जो मुझे इस कमरे के बारे में शुरू से ही परेशान कर रही थी। एक ठंडा डर मेरे ऊपर छा गया। मीरा, मैंने आवाज़ लगाई। यस, उसने हॉलवे से जवाब दिया। मैंने अपना गला साफ किया। इस बेडरूम का लॉक दरवाजे के बाहर क्यों है? उसने दरवाजे के नॉब को ऐसे देखा जैसे उसे पहली बार देख रही हो। ओह, ये अजीब है। हम इसे स्टोरेज रूम के रूप में इस्तेमाल करते थे।
मुझे लगता है कि जब हमने इसे बदला तो हमने लॉक बदलने की जहमत नहीं उठाई। कोई मुझे यहाँ बंद कर सकता था। एकमात्र खिड़की छोटी थी और बैकयार्ड की ओर देखती थी। ये कमरा एक जाल हो सकता था, लेकिन कोई मुझे बंद क्यों करना चाहेगा? क्या मुझे चाबी मिल सकती है? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। उसकी आंखें संकरी हो गईं। क्यों? क्या तुम्हारे पास अपने कमरे में छिपाने के लिए कुछ है? मेरा मुंह खुला रह गया। फिर वो सिर पीछे करके हंसी। मैं बस मजाक कर रही हूँ, अलीना। ये तुम्हारा कमरा है। अगर तुम्हें चाबी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढ दूंगी। मैं वादा करती हूँ। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इसे लॉक नहीं कर सकती थी, बेशक। जैसे ही मैंने इसे बंद किया, मैंने लकड़ी में कुछ देखा। लंबी, पतली खरोंचें दरवाजे पर लगभग कंधे की ऊंचाई पर नीचे की ओर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे पर पंजे मार रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैं बेवकूफ़ी कर रही थी। कमरा गर्म और घुटन भरा महसूस हुआ। मैंने छोटी खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिली। मैंने करीब से देखा। इसे पेंट करके बंद कर दिया गया था। मेरे पास एक खिड़की थी, लेकिन वो खुलती नहीं थी। माली, रोहन अब बैकयार्ड में था। उसने ऊपर देखा और मेरा चेहरा खिड़की में देखा। उसने अपना सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले दिन किया था। मुझे वह शब्द याद आया जो उसने मुझे इंग्लिश में कहा था, बी केयरफुल। मैंने मीरा का दिया हुआ नया फ़ोन निकाला। मैंने इंटरनेट ब्राउज़र खोला। मैंने वो हिंदी शब्द टाइप किया जो उसने मीरा के दरवाज़ा खोलने से ठीक पहले फुसफुसाया था। खतरा। स्क्रीन पर ट्रांसलेशन आने में एक पल लगा। डेंजर। चैप्टर 3। मैंने अगले कई घंटे सफाई में बिताए। मीरा एक बवंडर से भी ज्यादा गंदी थी। किचन सबसे खराब था। सिंक में बर्तन ढेर थे और डिशवॉशर पहले से ही बिना धुली प्लेटों से भरा था। किचन को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाने में मुझे 3 डिशवॉशर साइकिल और घंटों की रगड़ाई लगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये ईमानदार काम था और मैं इसके लिए आभारी थी। तुम कौन हो? एक छोटी सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। प्रिया मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी पीली, शहद जैसी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसने एक झालरदार सफ़ेद ड्रेस पहनी थी, जिसने उसे एक पोर्सिलेन गुड़िया जैसा बना दिया था। एक डरावनी, भूतिया गुड़िया। हाय, प्रिया, मैंने खुशी से कहा। मैं अलीना हूँ। मैं घर के कामों में मदद करने वाली हूँ। प्रिया बस मुझे घूरती रही। मुझे भूख लगी है। वो बस एक सामान्य छोटी लड़की थी। मैंने खुद को याद दिलाया। तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे नहीं पता। वो किचन आइलैंड पर एक स्टूल पर चढ़ गई। मुझे उन बेचैन करने वाली आंखों से देख रही थी। मुझे किचन में कुछ बिस्किट्स और दूध का एक छोटा कार्टन मिला। ये लो। मैंने उसके सामने बिस्किट्स की एक प्लेट और दूध का एक गिलास रखते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूध? उसने फुसफुसाया। हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं दूध नहीं पी सकती। वह रो पड़ी। उसके गाल लाल हो गए। मुझे एलर्जी है। ये मुझे बहुत बीमार कर सकता है। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? मेरा दिल बैठ गया। मीरा ने कभी भी एलर्जी का जिक्र नहीं किया था और उनके फ्रिज में दूध था। माँ, प्रिया सीढ़ियों की ओर भागते हुए चीखी। नई मेड ने मुझे दूध देने की कोशिश की। हेल्प माँ। ओह नो। मीरा सीढ़ियों से नीचे भागी। एक सफ़ेद सिल्क ब्लाउज और ट्राउजर्स में बेदाग लग रही थी। क्या हुआ? वो चिल्लाई। उसने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, माँ। मैंने उसे बताया कि मुझे एलर्जी है, लेकिन उसने नहीं सुनी। प्रिया अपनी माँ के पहलू में अपना चेहरा छिपाकर सिसकने लगी। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अलीना, क्या ये सच है? मेरा गला सूख गया। मुझे नहीं पता था कि उसे एलर्जी है। मैं कसम खाती हूँ। मीरा ने भौंहें सिकोड़ी। मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें उसकी लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बताया था, अलीना। ये स्वीकार्य नहीं है। उसने मुझे कभी नहीं बताया था। मैं इस पर अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ, लेकिन वो मेरा यकीन नहीं करेगी। उसकी नज़र में मैंने उसकी बेटी को लगभग नुकसान पहुंचा दिया था। मैं इस जॉब को अपने हाथ से जाते हुए महसूस कर सकती थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी थी। मैं ज़रूर भूल गई होंगी। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मीरा ने अपनी बेटी को पास से पकड़ लिया। उसके बालों को सहला रही थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें भविष्य में ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं रहूंगी। मैं वादा करती हूँ। मैंने अपने हाथ मरोड़े। क्या मुझे फ्रिज में रखा दूध फेंक देना चाहिए? वो एक पल के लिए चुप रही। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं चीखना चाहती थी। वह घर में ऐसी चीज क्यों रखेगी?
जिससे उसकी बेटी को एलर्जी हो, लेकिन उससे सवाल करना मेरा काम नहीं था। ऑल्सो, मीरा ने कहा, डिनर कितने बजे तैयार होगा? डिनर? उसने मुझसे आज रात डिनर बनाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन दूध की घटना के बाद मैं और कोई बहाना नहीं बना सकती थी। 7 बजे, मैंने प्रस्ताव रखा। उसने सिर हिलाया। और तुम डिनर में कोई दूध नहीं डालोगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज दोबारा मत भूलना, अलीना। जैसे ही वह अपनी बेटी को दूर ले गई, प्रिया ने अपने कंधे के ऊपर से मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब, ठंडी जीत भरी थी। मुझे लग रहा था कि ये छोटी लड़की मुसीबत खड़ी करने वाली है। 6:45 तक डिनर लगभग तैयार था। मुझे फ्रिज में कुछ मैरिनेटेड चिकन मिला था और उसे ओवन में डाल दिया था। जब विक्रम अपनी टाई ढीली करते हुए अंदर आया तो किचन से बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और वो मुझे याद से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अलीना, है ना? दैट्स राइट। उसने एक गहरी सांस ली। वाओ, तुम जो भी बना रही हो, उसकी महक बहुत अच्छी है। मेरे गाल गर्म हो गए। थैंक यू। उसने बेदाग किचन के चारों ओर देखा। तुमने बहुत काम किया है। तुम्हारा पहला दिन अच्छा रहा। हाँ, रहा। मैंने झूठ बोला। दूध की घटना का जिक्र नहीं करना चाहती थी। ठीक तभी मीरा किचन में आई। उसने कुछ घंटे पहले वाले से अलग एक सफेद आउटफिट पहना हुआ था। विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे एक गहरे किस में खींच लिया। उसके हाथ उसकी कमर पर अधिकारपूर्वक थे। वे एक अजीब कपल थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते दिख रहे थे। देखो, अलीना ने कितना शानदार डिनर बनाया है। विक्रम ने अपनी पत्नी के चारों ओर एक हाथ डालते हुए कहा। तुम जानती हो मीरा किचन में होपलेस है। हम तुम्हारे बिना भूखे मर जाते, अलीना। मीरा ने एक तन मुस्कान दी। वह मजाक कर रहा था, लेकिन मैं बता सकती थी कि उसे ये पसंद नहीं आया। कोई भी महिला अपनी तुलना दूसरी से नहीं करना चाहती, खासकर नहीं युवा हाउसकीपर से। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगी, अलीना? विक्रम ने पूछा। मीरा की एक तेज सांस ने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो मुझे जानना था। नो, थैंक यू, मैंने जल्दी से कहा। मैं बस अपने कमरे में खाने जा रही हूँ। विक्रम ने कंधे उचकाए, बेखबर। वही बस विनम्र हो रहा था, लेकिन मीरा मुझे अपनी टेबल पर नहीं चाहती थी। ये मेरे लिए ठीक था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसे खतरा महसूस हो। मैं बस अपना काम करना चाहती थी, अपनी तनख्वाह लेना चाहती थी और अदृश्य रहना चाहती थी। उस रात एक असली बिस्तर पर अपनी टांगें फैलाकर सोना दुनिया की सबसे बड़ी लक्जरी की तरह लगा। मैं तुरंत सो गई। मैं घबराहट में उठी। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे याद आया, शर्मा का घर, एटिक का कमरा, मेरी नई जिंदगी। मैंने मीरा के दिए हुए फोन के लिए टटोला। 3:46 AM हुए थे। मैं बिस्तर से उठी। बाथरूम जाने की जरूरत थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श की तख्तियां चरमरा गईं। मैंने दरवाजे के नॉब के लिए हाथ बढ़ाया। वो नहीं घुमा। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। दरवाजा लॉक था। उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मीरा ने मुझे बंद कर दिया था। क्या ये किसी तरह का बीमार खेल था? क्या उसने मुझे सिर्फ यहाँ पंसाने के लिए काम पर रखा था? एक एक्स कन्विक्ट जिसे कोई याद नहीं करेगा। मेरी उंगलियां दरवाजे पर खरोंचों से टकराईं। इस कमरे में फंसने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा कभी नहीं फंसूंगी। प्रिजन के बाद नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा फोन था। मैं मदद के लिए कॉल कर सकती थी। मैंने ड्रेसर से फोन उठाया। कोई सिग्नल नहीं था, कोई बार्स नहीं, कुछ नहीं। मैं फंस गई थी। एकमात्र खिड़की छोटी और पिन से बंद थी। मैं क्या करने वाली थी? मैंने दरवाजे के नॉब को एक आखिरी बार पकड़ा, अपने पूरे शरीर को दरवाजे से टकराने के लिए तैयार। मैंने इसे जोर से घुमाया और दरवाजा खुल गया। मैं हॉलवे में लड़खड़ा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कभी बंद नहीं थी। दरवाजा बस अटक गया था। ये एक पुराना घर था, एक पुराना दरवाजा, बस इतना ही था। लेकिन जब मैं वहां चुपचाप अंधेरे हॉलवे में खड़ी थी, मैं डर के एहसास को दूर नहीं कर सकी। ये एहसास कि मुझे इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए, जब तक मैं निकल सकती हूँ। चैप्टर 4। अगली सुबह मीरा किचन में थी। उसे व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही थी। उसने अलमारी से हर बर्तन और पैन निकाल लिया था। फर्श पर प्लेटें टूटी हुई थीं। वो रेफ्रिजरेटर से खाना निकाल रही थी और उसे हर जगह फेंक रही थी। मैंने हैरान होकर देखा जब उसने ऑरेंज जूस का एक पूरा कार्टन लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया, जहां वह उसकी पहली तबाही से बिखरे दूध की नदी में शामिल हो गया। मीरा, मैंने धीरे से कहा। वह रुक गई।
उसके हाथ में अंडों का एक कार्टन था। वो मेरी ओर मुड़ी। वे कहाँ हैं? वो चीखी। क्या कहाँ है? माई प्लान्स। मेरे चैरिटी गैला के सारे प्लान्स किचन काउंटर पर थे और अब वे गायब हैं। तुमने उनके साथ क्या किया? उसके प्लान्स रेफ्रिजरेटर में क्यों होंगे? और मुझे यकीन था कि मैंने उन्हें फेंका नहीं था। कम से कम मुझे 99% यकीन था। क्या ये संभव है कि एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा कचरे के साथ मिल गया हो? हाँ, किचन एक डिजास्टर जोन था। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मैंने कहा, तो वे बस चलकर चले गए। उसने काउंटर पर अपनी हथेली पटकते हुए कहा। शोर ने विक्रम को किचन में ला दिया। वह एक गहरे रंग के सूट में था, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम लग रहा था, लेकिन जब उसने गड़बड़ी देखी तो उसका चेहरा उतर गया। मीरा? वो उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अलीना ने मेरे गैला के प्लान्स फेंक दिए। मैंने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उसके प्लान्स इतने महत्वपूर्ण थे, तो उन्हें एक गंदे काउंटर पर क्यों छोड़ा? लेकिन बहस करने से बात और बिगड़ जाती। मुझे बहुत अफसोस है, मीरा, मैंने कहा। ये एक एक्सीडेंट था। उसकी आंखें फर्श पर बिखरी गंदगी पर संकरी हो गईं। तुम इसे साफ कर सकती हो, जबकि मैं तुम्हारे द्वारा बनाई गई समस्या को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। वो किचन से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। विक्रम पीछे रह गया, अपना सिर हिला रहा था। मुझे पता है, उसने कहा, इससे पहले कि मैं अपना बचाव कर पाती। मीरा, वो बहुत इमोशनल हो सकती है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। उसने अपनी सूट जैकेट उतारी और अपनी कुरकुरी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगा। मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। अगर हम एक साथ काम करेंगे, तो ये तेज़ी से होगा। वो यूटिलिटी क्लोजेट में गया और एक मॉप और बाल्टी निकाली। उसे ठीक ठीक पता था कि वे कहाँ हैं। मुझे एहसास हुआ कि ये पहली बार नहीं था जब उसने अपनी पत्नी की गंदगी साफ की थी, लेकिन अब ये मेरा काम था। मैं कर लूंगी, मैंने धीरे से उससे मॉप लेते हुए कहा। आपने काम के लिए कपड़े पहने हैं, आपने मुझे इसी के लिए काम पर रखा है। वह हिचकिचाया, फिर मुझे लेने दिया। थैंक यू अलीना, मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। कम से कम कोई तो करता था। जैसे ही मैंने सफाई की, मैंने मैंटल पीस पर लगी तस्वीरों के बारे में सोचा। वहाँ विक्रम और मीरा की सालों पहले की एक तस्वीर थी। वे बहुत खुश लग रहे थे। वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ बदल गया था। मीरा अब वो इंसान नहीं रही जो वह हुआ करती थी। लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं था। मुझे बस अपना सिर नीचे रखना था और अपना काम करना था। बाद में उस दिन मुझे मीरा 12 फर्श पर फेंके गए। सभी भोजन को बदलने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ा। मीरा ने अपना क्रेडिट कार्ड मेरे नए फ़ोन पर एक ऐप से लिंक कर दिया था। जब मैं पार्किंग लॉट में भारी बैग्स के साथ संघर्ष कर रही थी, रोहन माली प्रकट हुआ। मैं करता हूँ, उसने कहा। उसकी इंग्लिश मोटी लेकिन साफ थी। उसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं में चारों बैग्स उठाए और उन्हें सामने के दरवाजे तक ले गया। थैंक यू, मैंने अपनी पिछली गलती को याद करते हुए फिर से कहा। धन्यवाद। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया, शुक्रिया, मैंने दोहराया। बैग्स नीचे रखने के बाद वह किचन में रुका रहा। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। मुझे याद आया कि उसने मुझसे क्या कहा था। डेंजर। क्या वह मुझे मीरा या विक्रम के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था? ऊपर से एक शोर ने उसे चौंका दिया। मैं जाता हूँ, उसने कहा, मुड़कर जल्दी से घर से निकल गया। मैं उससे और पूछना चाहती थी, लेकिन वह जा चुका था। एक पल बाद मीरा सीढ़ियों से नीचे आई। अलीना, मैंने आवाज़ें सुनी। क्या तुम्हारे कोई मेहमान आए थे? नहीं, ये बस माली था। उसने ग्रोसरीज में मेरी मदद की। मैंने उम्मीद की थी कि वो खुश होगी, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गईं। माली, रोहन, वो इस घर में था। हाँ, वो बस बैग्स अंदर लाया था। मैं उसे दोबारा घर में नहीं चाहती, उसने तेजी से कहा। वो हर जगह गंदगी फैलाता है। मैं इस घर को साफ रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हूँ। मैं अवाक होकर उसे देखती रही। घर हर सुबह एक डिजास्टर होता था और रोहन ने अपने जूते पोंछने का ध्यान रखा था। क्या तुम मेरी बात समझी, अलीना? उसने जोर देकर कहा। हाँ, मैंने जल्दी से कहा। मैं समझ गई। उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को टटोला, जिससे मैं असहज हो गई। बाय द वे, तुम अब अपना चश्मा कभी क्यों नहीं पहनती? कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में मेरा झूठ मुझे परेशान करने लगा। मुझे वास्तव में चश्मे की जरूरत नहीं है, मैंने स्वीकार किया। मेरे गाल जल रहे थे। वे बस फैशन के लिए थे। उसने कहा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला।
ये बिल्कुल झूठ नहीं था। उस दिन तुमने कहा था कि तुम कॉन्टैक्ट्स पहने हुए हो, वह एक झूठ था, है ना? हाँ, मैंने फुसफुसाया। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे अफसोस है। प्लीज मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना, अलीना। उसने मुझे एक लंबे, अपटनी पल के लिए घूरा। और इस लिविंग रूम को साफ करो। मैं तुम्हें माली के साथ फ्लर्ट करने के लिए पैसे नहीं दे रही हूँ। उसने मेरे पीछे सामने का दरवाजा पटक दिया। मुझे चुपचाप विशाल घर में अकेला छोड़ गई। उस शाम मीरा एक चैरिटी मीटिंग में बाहर थी, वही जिसके नोट्स मैंने कथित तौर पर फेंक दिए थे। मैं विक्रम और प्रिया के लिए डिनर बना रही थी। मीरा की तनावपूर्ण एनर्जी के बिना घर बहुत शांत था। विक्रम ठीक उसी समय घर आया जब मैं खाना बनाना खत्म कर रही थी। उसमें मुझे देखा हुआ, सराहा हुआ महसूस कराने का एक तरीका था। उससे बात करना आसान था और ऐसा लगता था कि उसे वास्तव में इस बात की परवाह थी कि मेरा दिन कैसा रहा। प्रिया हालांकि एक अलग कहानी थी। उसने मुझसे पानी के बजाय जूस लाने की मांग की। उसने दावा किया कि गिलास गंदा था और मुझसे दूसरा लाने के लिए कहा। वो एक झालरदार ड्रेस में एक नन्ही तानाशाह थी। यक। उसने मेरे द्वारा परोसी गई ग्रिल्ड फिश को देखते हुए कहा, आई हेट फिश। प्रिया, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। मुझे अपराध बोध का एक हल्का सा एहसास हुआ। मुझे पूछना चाहिए था कि एक 9 साल की बच्ची को क्या खाना पसंद है। विक्रम ने आह भरी और उसकी प्लेट ले ली। कोई बात नहीं, अलीना। मैं उसके लिए कुछ चिकन नगेट्स बना दूंगा। वह मुझे किचन में ले गया और मुझे प्रिया की बहुत ही खास चिकन नगेट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत और आश्चर्यजनक रूप से मज़ेदार ट्यूटोरियल दिया। उन्हें एक निश्चित ब्रांड का होना चाहिए। उन्हें डायनासोर के आकार का होना चाहिए। उन्हें ठीक 90 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया जाना चाहिए। हमने इस किचन को रेनोवेट करने में बहुत पैसा खर्च किया, उसने हंसते हुए कहा, और मेरी बेटी सिर्फ माइक्रोवेव नगेट्स खाएगी। बिगड़ी हुई बच्ची शब्द मेरी जबान पर थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। क्या तुमने अभी तक खाया है? उसने प्रिया का भोजन तैयार करते हुए पूछा। मैं बस कुछ खाना अपने कमरे में ले जाऊंगी। उसने एक भौं उठाई। तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहती। मेरा एक हिस्सा चाहता था। मुझे उसकी कंपनी पसंद थी, लेकिन मुझे पता था कि ये एक गलती थी। अगर मीरा को पता चल गया तो वो गुस्से में आ जाएगी और प्रिया भोजन को एक दुस्वप्न बना देगी। मुझे लगता है कि मैं अपने कमरे में ही खाना पसंद करूंगी, मैंने कहा। मैंने सोचा कि मैंने उसकी आंखों में निराशा की एक झलक देखी, लेकिन फिर वो चली गई। मैं समझता हूँ, उसने कहा। हमारे पास पहले कभी लिव इन हेल्प नहीं रही। मुझे सही शिष्टाचार के बारे में यकीन नहीं है। मुझे भी नहीं, मैंने स्वीकार किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीरा को ये पसंद आएगा। उसने सिर हिलाया। तुम शायद सही हो। जैसे ही मैंने अपने छोटे एटिक कमरे में अकेले खाया, मैं विक्रम के लिए थोड़ा अफसोस किए बिना नहीं रह सकी। वो एक अच्छा आदमी था, एक मुश्किल, अस्थिर महिला के साथ शादी में फंसा हुआ था। वो खुश रहने का हकदार था। चैप्टर 5। एक हफ्ते बाद मीरा ने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। उसने एक बड़ा काला गार्बेज बैग पकड़ा हुआ था। मेरे पेट में ऐंठन हुई। अब मैंने क्या गलत कर दिया था? शर्मा परिवार के साथ रहते हुए थोड़े समय में मुझे लगा जैसे मैं सालों बूढ़ी हो गई हूँ। मीरा का मूड एक रोलर कोस्टर था। एक पल वो मेरी तारीफ कर रही होती, मुझे बता रही होती कि मैं एक लाइफ सेवर हूँ। अगले ही पल वो मुझ पर किसी ऐसे काम के लिए चिल्ला रही होती जो उसने मुझे कभी सौंपा ही नहीं था। विक्रम घर में एकमात्र समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह ज्यादातर समय बाहर रहता था। अलीना, उसने पुकारा। मैं उसकी ओर चली। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी ही पांसी की ओर चल रही हूँ। मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी। उसने महंगे सोफे पर भारी बैग गिराते हुए कहा, इनमें से कुछ ड्रेसेस अब मेरे लिए थोड़ी छोटी हो गए हैं। क्या तुम इन्हें डोनेशन के लिए ले जा सकती हो? ऑफ कोर्स, मैंने राहत महसूस करते हुए कहा। बस इतना ही? एक्चुअली, उसने मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम्हारा साइज क्या है? मीडियम। उसका चेहरा खिल उठा। परफेक्ट। ये सभी मीडियम्स हैं। ये जरूर प्रिया के होने से पहले के होंगे। वो अब कम से कम 2 साइज बड़ी लग रही थी। तुम्हें इन्हें ले लेना चाहिए, उसने कहा। तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं? मैं सहम गई, लेकिन वह सही थी। मैंने बैग के ऊपर से एक सफ़ेद ड्रेस निकाली। कपड़ा नरम और शानदार था। ये सुंदर थी। ओके, मैं सहमत हुई। थैंक यू। ये बहुत उदारता है। You're वेलकम। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें एंजॉय करोगी। उसकी डबल चिन मुस्कुराते हुए हिली, खासकर जब विक्रम और मेरा एक और बच्चा होने वाला है। मेरा मुंह खुला रह गया। तुम प्रेग्नेंट हो?
ये उसके मूड स्विंग्स की वजह बता सकता था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जल्द ही एक स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। ओह, उसने अपने पर्स से एक चाबी निकालते हुए कहा, तुम्हें अपने कमरे की चाबी चाहिए थी, है ना? थैंक यू। मैंने चाबी अपनी जेब में रखते हुए कहा। मैं अजीब लॉक के बारे में लगभग भूल ही गई थी। ये मेरी दूसरी चिंता को उठाने का भी एक अच्छा समय लग रहा था। मेरे कमरे में खिड़की, मैंने शुरू किया, वो खुलती नहीं है। उसे पेंट करके बंद कर दिया गया है। इज इट? उसने ऊब कर कहा। ये एक फायर हैजर्ड है, मैंने जोर देकर कहा। मैं किसी से इसे दिखवा लूंगी, उसने एक ऐसे लहजे में कहा, जिसका मतलब था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने कपड़ों के बैग पर एक नज़र डाली। मुझे तुम्हें अपने कपड़े देने में खुशी है, अलीना, लेकिन प्लीज उन्हें लिविंग रूम में पड़ा मत छोड़ो। ये रूड है। उसने आप भरी, जैसे कि मैं दुनिया की सबसे मुश्किल इंसान हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती थी। मेरी पुरानी इंसोम्निया लौट आई थी, जो घुटन भरे, हवा रहित कमरे से और भी बदतर हो गई थी। एक रात मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। पूरा परिवार जल्दी सो गया था। 11 बजे तक घर में सन्नाटा था। मैं कुछ टेलीविजन देखने के लिए दबे पांव नीचे लिविंग रूम में गई। मैं एक कॉमेडी शो देख रही थी, चुपचाप अपने आप में हंस रही थी, जब एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या वह एक कॉमेडी स्पेशल है? विक्रम मेरे पीछे खड़ा था, उतना ही जागा हुआ लग रहा था जितना मैं। ओह! मैंने अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट को ढकने के लिए एक तकिया पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुराया। तुम किस बात के लिए सॉरी हो? तुम यहाँ रहती हो, तुम टीवी देख सकती हो। उसने सिर्फ एक पतली बनियान और बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो पानी का एक गिलास लेने के लिए किचन में गया। जब वो वापस आया तो वो सोफे के दूसरे छोर पर बैठ गया। मैं सो नहीं सकता, उसने कहा। भूख लगी है, मेरा मन कर रहा है कि जार से पीनट बटर खाऊं। पीनट बटर के जिक्र पर मैं जम गई। जब तक तुम प्रिया के सामने नहीं खा रहे हो। उसने अपना सिर झुकाया। क्यों? बिकॉज शी इज एलर्जिक, मैंने फुसफुसाया। वह हंसा। नहीं, वह नहीं है। हाँ, वह है। उसने मुझे बताया। मीरा ने मुझे बताया। मुझे लगता है कि मुझे पता होता अगर मेरी अपनी बेटी को पीनट एलर्जी होती। उसने अभी भी हंसते हुए कहा। अगर उसे होती तो हम पैंट्री में इसका एक बड़ा जार क्यों रखते? यही तो मैंने सोचा था। क्या प्रिया ने मुझे मुसीबत में डालने के लिए ये सब गढ़ा था? और क्या मीरा ने साथ दिया था? इस परिवार में क्या गड़बड़ थी? हमने साथ में कॉमेडी शो देखा, चुटकुलों पर हंस रहे थे। उसके साथ रहना बहुत आसान था। वो मज़ेदार और दयालु और पूरी तरह से ज़मीन से जुड़ा हुआ था। वो वैसा घमंडी अमीर आदमी नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। और मीरा, अपने जंगली मूड स्विंग्स और अजीब झूठों के साथ, निश्चित रूप से पागल थी। मुझे उसके लिए अफसोस हुआ कि वो उससे शादीशुदा था। बेशक इसे कोई मदद नहीं मिली कि वो इतना आकर्षक था। मेरे से कुछ ही फीट दूर अपने अंडरवेयर में बैठे हुए मैं उसकी पतली शर्ट के माध्यम से उसकी मांसल छाती की रूपरेखा देख सकती थी। वो मीरा से बहुत बेहतर कर सकता था। जैसे ही मैं रिलैक्स होने लगी, एक तीखी आवाज हवा में गूंजी। यहाँ नीचे इतना क्या मजेदार हो रहा है? मीरा सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर बांध रखी थीं। वो नंगे पैर थी और इतनी चुपचाप चली थी कि मैंने उसे आते हुए नहीं सुना था। हे मीरा, विक्रम ने लापरवाही से कहा, उसके चेहरे पर मंडरा रहे तूफानी बादलों पर ध्यान देते हुए। मैं सो नहीं पा रहा था, पानी के लिए नीचे आया और टीवी में उलझ गया। मीरा की आंखें हम पर टिकी थीं। वह घूर रही थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन विक्रम इस बात से पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था कि उसकी पत्नी ने हमें सुबह 1 बजे लिविंग रूम में अकेले, दोनों अपने सोने के कपड़ों में पाया था। मैं तुमसे भी यही पूछ सकती हूँ, उसने जवाब दिया। तुम दोनों को बहुत मजा आ रहा लगता है, मिली, उसने अपनी ठंडी नज़र मुझ पर डालते हुए कहा। ये एक फैमिली रूम है। अगर तुम टेलीविजन देखना चाहती हो तो तुम्हें अपने कमरे के लिए एक खरीदना चाहिए। हे, विक्रम ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। अगर कोई टीवी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके देखने में क्या प्रॉब्लम है? वेल, तुम यहाँ हो, वो बोली। वह मुझे परेशान नहीं कर रही थी। क्या तुम्हारी कल सुबह जल्दी मीटिंग नहीं है? उसने विक्रम से कहा। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसने आप भरी और उसके कंधे हार में झुक गए। तुम सही हो, मुझे सो जाना चाहिए। वो एक बच्चे की तरह सीढ़ियों से ऊपर चला गया, जिसे उसके कमरे में भेजा जा रहा हो। मीरा नीचे खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी जलन भयानक थी। मैंने टेलीविजन बंद कर दिया। उसकी आंखों ने मेरे शॉर्ट्स और टैंक टॉप को टटोला।
भविष्य में, अलीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम घर के आसपास ज्यादा उपयुक्त कपड़े पहनोगी। आई एम सॉरी, मैंने कहा। मुझे नहीं लगा था कि कोई जागा होगा। प्लीज सोने के समय के बाद एटिक में ही रहो, उसने आदेश दिया। बाकी घर मेरे परिवार के लिए है। क्या तुम समझी? मैं समझ गई। उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शुद्ध ऋणा का भाव था। ऑनेस्टली तुम्हें काम पर रखना शायद एक गलती थी। मेरा खून ठंडा पड़ गया। क्या वह मुझे निकाल रही थी? मुझे इसे ठीक करना था। लिसन, मीरा, मैंने शुरू किया। मेरे और विक्रम के बीच कुछ नहीं चल रहा था। उसने अपना सिर पीछे करके हंसी, एक खोखली, परेशान करने वाली आवाज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में चिंतित हूँ? विक्रम और मैं सोलमेट्स हैं। तुम्हें लगता है कि वो अपनी परफेक्ट लाइफ को एटिक की किसी सस्ती नौकरानी के लिए जोखिम में डालेगा? मैंने मुश्किल से थूक निकला। मैंने चीजों को और खराब कर दिया था। ये कभी मत भूलना, उसने फुसफुसाया। उसने विक्रम के कॉफी टेबल पर छोड़े गए पानी के गिलास की ओर अपना सिर हिलाया। उसे साफ करो। वो मुड़ी और ऊपर चली गई। मास्टर बेडरूम का दरवाजा उसके पीछे पटक दिया गया। मेरे गाल अपमान से जल रहे थे। मैं पास गई और गिलास उठाया। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मैंने उसे दीवार पर फेंक दिया। ये टूट गया। कांच हर जगह उड़ गया। एक नुकीला टुकड़ा मेरे पैर के निचले हिस्से में घुस गया। ये बेवकूफ़ी थी, बेहद बेवकूफ़ी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं इसे साफ कर दूंगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा। मुझे बस ज्यादा सावधान रहना था। बहुत बहुत ज्यादा सावधान। चैप्टर 6। मीरा, 6 months earlier। अगर किसी ने मुझे 1 साल पहले बताया होता कि मैं अपनी रातें अपने पति से छुटकारा पाने की योजना बनाते हुए बिताऊंगी, तो मैं हंस पड़ती। मैं विक्रम से प्यार करती थी, या मैं उस आदमी से प्यार करती थी जिसे मैं वो समझती थी। वो आकर्षक, दयालु, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसने हमारी पहली लंच डेट पर मुझे एक हॉट डॉग खरीद कर दिया था। वो आदमी जो मेरी बेटी प्रिया को ऐसे प्यार करता था जैसे वो उसकी अपनी हो। वो आदमी जिसने मुझे सुरक्षा और आराम की वह जिंदगी तो जिसका मैंने सिर्फ सपना देखा था। मैं उसके बारे में गलत थी, हर चीज के बारे में। विक्रम विंचेस्टर से मेरी शादी एक परफॉर्मेंस रही है। बाहरी दुनिया के लिए हम परफेक्ट कपल हैं, अमीर, खुश, प्यार में। लेकिन हमारी हवेली के बंद दरवाजों के पीछे कहानी कुछ और है। विक्रम दयालु नहीं है, वो एक राक्षस है। एक सेडिस्ट जिसे कंट्रोल करना पसंद है, जिसे मेरे डर में खुशी मिलती है। और मुझे तोड़ने के लिए उसकी पसंदीदा जगह एटिक का वो छोटा, घुटन भरा कमरा है। पहली बार जब उसने मुझे वहां बंद किया था, हमारी शादी को 3 महीने हुए थे। मेरा अपराध, मैं हेयर अपॉइंटमेंट लेना भूल गई थी और मेरे गहरे रंग के बाल जड़ों से दिखने लगे थे। उसने मुझसे कहा कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, कि वो ऐसी पत्नी नहीं रख सकता जो एक स्लॉब की तरह दिखे। उसने मुझे उस कमरे में 2 दिन तक बंद रखा। उसने मुझे बाहर निकालने से पहले मेरे 100 बाल उखाड़कर दरवाजे के नीचे से खिसकाने पर मजबूर किया। मैंने सोचा वे मजाक कर रहा है। वो नहीं कर रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। सजाएं ज्यादा बार और ज्यादा क्रिएटिव होने लगीं। हर कथित कमी के लिए, हर छोटी गलती के लिए एक परिणाम होता था। अगर मैं कोई लाइट जलती छोड़ देती तो मैं अगला दिन अंधेरे में बिताती। अगर मैं उसके खाने में ज्यादा मसाला डाल देती तो मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जाता। अगर प्रिया बहुत ज्यादा शोर मचाती या अपनी ड्रेस पर कुछ गिरा देती तो सजा मुझे मिलती थी। वह मेरी बेटी के लिए मेरे प्यार को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। उसने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि मैं पागल हूँ। पहली बार जब उसने मुझे बंद किया, उसके बाद मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की। उसने मुझे ढूंढ लिया। बेशक, वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसने मुझे ड्रग दिया। उसने मेरी बेटी को ड्रग दिया। उसने उसे बाथटब में डाला और पानी चालू कर दिया। फिर उसने पुलिस को बुलाया और उन्हें बताया कि मैं सुइसाइडल हूँ। वे मुझे मिले, भटकी हुई और कमजोर, उस टब के बगल में जहाँ मेरी बेटी बेहोश तैर रही थी। उन्होंने उस पर विश्वास किया। सबने उस पर विश्वास किया। मैंने 8 महीने एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बिताए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भ्रम है, कि मैंने एटिक के कमरे, सजाओं की कल्पना की है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने बच्चे और खुद को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे इतनी दवाएं दी कि मैं खुद भी लगभग इस पर विश्वास करने लगी थी। लेकिन मैं सच जानती हूँ, मैंने फिर से भागने की कोशिश की। मैंने पैसे बचाए। मैंने एक नकली पासपोर्ट बनवाया। उसने उसे ढूंढ लिया। वो हमेशा सब कुछ ढूंढ लेता है। वह जानता है कि मैं उसकी कैदी हूँ और उसे इसमें मजा आता है।
उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु की स्थिति में पुलिस को एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें मेरी अस्थिरता और जान से मारने की धमकियों का विवरण होगा। उसने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अगर मैंने कभी उसे मारने की कोशिश की तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी प्रिजन में बिताऊंगी और आखिरी हंसी उसी की होगी। तो मैंने भागने की कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने अपना किरदार निभाना शुरू कर दिया। मैं वो मुश्किल, अनिश्चित, बिगड़ी हुई पत्नी बन गई जिसे वह चाहता था कि सब देखें। मैंने घर को एक मेस बना दिया। मैं पब्लिक में उस पर चिल्लाती। मैंने अपनी शक्ल सूरत पर ध्यान देना छोड़ दिया, वजन बढ़ाया, अपने बालों को बेजान होने दिया। मैं उसे खुद से दूर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे थक जाए, लेकिन वो कभी नहीं थका। उसे एक टूटे हुए खिलौने के साथ खेलना पसंद था। फिर कुछ महीने पहले एक नया आइडिया बनने लगा। एक आइडिया जो इतना सरल, इतना परफेक्ट था। अगर मैं भाग नहीं सकती, अगर मैं उसे मार नहीं सकती, तो बाहर निकलने का सिर्फ एक ही और रास्ता था। मुझे अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी थी। मुझे एक ऐसी औरत ढूंढनी थी जिसे वो मुझसे ज्यादा चाहे। उसे सुंदर, युवा और हताश होना था। कोई जो बहुत ज्यादा सवाल न पूछे, कोई जिसे वह ठाल सके, कंट्रोल कर सके और आखिरकार तोड़ सके। कोई जो उस जिंदगी के लिए इतनी आभारी हो कि वो पिंजरे की सलाखों को तब तक न देखे जब तक बहुत देर हो जाए। और मुझे उसे उस औरत को चाहने पर मजबूर करना था। मुझे उन्हें एक साथ धकेलना था। मुझे इतना असहनीय बनना था कि उसके पास आराम के लिए उसकी ओर मुड़ने के अलावा कोई चारा न हो। मुझे उसके लिए एक शिकार बनाना था जिसे वह बचा सके, ठीक वैसे ही जैसे मैं एक शिकार थी जब उसने पहली बार मुझे बचाया था। मैंने लिव इन हाउसकीपर के लिए एडी दिया। दर्जनों महिलाओं ने अप्लाई किया, लेकिन जब मैंने अलीना कैलवे का रिज्यूम देखा तो मैं जान गई कि वो वही है। वह युवा थी, सुंदर थी और मैंने जो बैकग्राउंड चेक करवाया उसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो मुझे जानना था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो हताश थी, वो परफेक्ट थी। मुझे बस विक्रम को, एक अजनबी को, हमारे घर में उस एक कमरे में रहने देने के लिए मनाना था जिसे वो अपना प्राइवेट डोमेन मानता था। मैंने सिरदर्द की शिकायत की। मैंने घर को अव्यवस्था में डाल दिया। मैंने तर्क दिया कि उसकी माँ अब दूसरे स्टेट में है, हमें मदद की जरूरत है। अनिच्छा से वह मान गया। प्लान गति में था। सभी टुकड़े अपनी जगह पर थे। मुझे बस इतना चाहिए था कि वह उसके प्यार में पड़ जाए और वह मुझसे इतनी नफरत करे कि वह मुझे धोखा दे। और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह मुझसे नफरत करे। मैं वो राक्षस बन जाऊंगी जो वह मुझे समझती थी। मैं क्रूर, मांग करने वाली और अप्रत्याशित होंगी। मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की आज़ादी इसी पर निर्भर थी। मैं खुद को बचाने के लिए इस अजनबी की बलि दूंगी और मुझे एक पल के लिए भी अपराध बोध महसूस नहीं होगा। चैप्टर 7। मीरा। प्लान परफेक्ट होना चाहिए था। हर डिटेल मायने रखती थी। हर शब्द, हर क्रिया मेरी जिंदगी के लिए एक खेल में एक सोची समझी चाल थी। मैं विक्रम को जानती थी। मैं जानती थी कि वो क्या चाहता है। उसे सिर्फ एक सुंदर महिला नहीं चाहिए थी, उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए था, किसी को ठीक करने के लिए। कोई कमजोर अलीना अपने मनगंत रिज्यूम और अपनी डरी हुई आंखों के साथ ठीक वैसी ही थी। पहला कदम उसे मुझसे नफरत करवाना और उस पर भरोसा करवाना था। उसके आने के अगली सुबह मैंने अराजकता पैदा की। बिखरा हुआ किचन, गैला के लिए काल्पनिक खोए हुए नोट्स, ये सब एक नाटक था। मुझे तरकीन, उन्मादी होने की जरूरत थी। मुझे जरूरत थी कि विक्रम उसे मेरे पागलपन की शिकार के रूप में देखे, और ये काम कर गया। मैंने उसके चेहरे पर वो भाव देखा, अलीना के लिए दया, मेरे साथ हकी हुई निराशा। उसने उसे साफ सफाई में मदद की। उसने मेरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। वो उनके बंधन के बीच बो रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि ये मेरा हाथ था जो उसे निर्देशित कर रहा था। फिर प्रिया और दूध वाली घटना हुई। मेरी बेटी को दूध से एलर्जी नहीं है। उसे ये पसंद है, लेकिन वह एक शानदार एक्ट्रेस है। वह जानती है कि उसका पिता एक खतरनाक आदमी है। वह जानती है कि जब वो गुस्से में होता है तो मैं गायब हो जाती हूँ। वह मेरी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी जो मैं कहूँगी। मैंने उसे ये नाटक करने के लिए कहा कि उसे एलर्जी है, ऐसे चीखने के लिए जैसे वह दर्द में हो। अलीना घबरा गई थी। और फिर से विक्रम शांत, समझदार व्यक्ति बनने के लिए वहां था। उसने प्रिया को सांत्वना दी। उसने अलीना को आश्वस्त किया। वो उसका हीरो था। मेरी परफॉर्मेंस त्रुटिहीन होनी थी। मैं एक स्लोब थी। मैं भुलक्र थी। मैं जलस थी। मैं अलीना की लगातार आलोचना करती थी, उन चीज़ों के लिए जो उसने नहीं की, उन गलतियों के लिए जो उसने नहीं की।
मैंने उसकी आंखों में नाराजगी बढ़ती हुई देखी। अच्छा, मुझे जरूरत थी कि वे मुझे दुश्मन के रूप में देखे और मुझे उन्हें शारीरिक रूप से एक साथ धकेलने की जरूरत थी। लिविंग रूम में देर रात की अचानक मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। मुझे पता था कि अलीना को सोने में परेशानी होती है। मैंने विक्रम द्वारा लगाए गए सिक्योरिटी कैमरा से देर रात उसकी लाइट जलती देखी थी। वही कैमरास जिनका इस्तेमाल वह मुझ पर नजर रखने के लिए करता था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे पता नहीं चल गया कि वह नीचे है। मैंने सुनिश्चित किया कि विक्रम जागा हुआ है। मैंने गलती से हमारे बेडरूम में एक शोर किया जो उसे जगाने के लिए काफी था। मैंने उसे पानी का एक गिलास लाने के लिए नीचे भेजा, ये जानते हुए कि वह उसे वहां पाएगा। फिर मैंने अपनी एंट्री की। जेलस कर्कश पत्नी। मैंने देखा कि उसने उसे कैसे देखा, जो शॉर्ट्स और टैंक टॉप में थी। मैंने देखा कि उसने उसे कैसे देखा। चिंगारी वहां थी। मेरी जलन कोई नाटक नहीं थी, ये असली थी, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैंने इसे एक हथियार में बदल दिया, अपने पति और मेरे बीच एक दरार डालते हुए और उसे सीधे उसकी बाहों में धकेलते हुए। लेकिन प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी था। विक्रम को एक और बच्चा चाहिए था, एक जैविक वारिस। ये उसका जुनून था, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मैं सालों से बर्थ कंट्रोल पर थी, एक राज जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। वह मेरे साथ एक और बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। उसे ये विश्वास करने की जरूरत थी कि ये मेरी गलती थी, कि मेरे शरीर ने उसे निराश किया है। मैंने एक फर्टिलिटी डॉक्टर ढूंढा जिसके खुद के कुछ राज थे। थोड़ा सा पैसा और बेनकाब होने की धमकी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वो विक्रम को ठीक वही बताएगा जो मैं उसे सुनाना चाहती थी, कि मैं इनफर्टाइल हूँ, कि मैं उसे वो बेटा कभी नहीं दे सकती जिसे वो इतनी बेसब्री से चाहता था। जिस दिन उसे ये खबर मिली वो टूट गया था। मुझे पता था कि वह होगा। और उस रात मैंने एक लड़ाई शुरू की, एक भयानक हिंसक लड़ाई। मैं उस पर चिल्लाई कि ये मेरी गलती है, कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, कि वह एक युवा महिला का हकदार है जो उसे एक बच्चा दे सके, अलीना जैसी एक युवा महिला। मैंने खुद को उन्माद में डाल दिया और अपना हाथ एक शीशे में दे मारा। कांच के टुकड़ों ने मेरी त्वचा को काट दिया। खून असली था, दर्द असली था। और जैसा कि मैंने प्लान किया था, अलीना ने सब कुछ सुना। उसने खून देखा, उसने मेरा पागलपन देखा, उसने विक्रम को एक लंबे समय से पीड़ित पति के रूप में देखा, जो एक पागल, बूढ़ी होती पत्नी के साथ फंसा हुआ था, जो उसे वो कभी नहीं दे सकती थी, जो वह चाहता था। आखिरी टुकड़ा अवसर था, मुझे घर से बाहर निकलना था। मैंने एक फैमिली इमरजेंसी का आविष्कार किया, एक बीमार चाची जिसे मेरी जरूरत थी। मैं वीकेंड के लिए चली जाऊंगी और सिसिलिया एक दोस्त के घर पर होगी। वे अकेले होंगे, घर उनका होगा। और मुझे पूरी निश्चितता के साथ पता था कि क्या होगा। विक्रम खुद को रोक नहीं पाएगा, और अलीना, जो उसे अपने रक्षक के रूप में देखती थी, जो मुझसे अपने हर रेशे से नफरत करती थी, वह भी मना नहीं करना चाहेगी। वो उस जाल में चल रही थी जिसे मैंने इतनी सावधानी से बिछाया था, और मैं आज़ादी के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। चैप्टर 8। मीरा। मैं शुक्रवार की सुबह निकली। अपना बैग पैक करते समय मैंने अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी। मैं एक अनिच्छुक पत्नी थी, अपनी बीमार चाची के प्रति अपने कर्तव्य और अपने पति के साथ रहने की अपनी इच्छा के बीच फंसी हुई थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मैंने विक्रम से कांपती हुई आवाज में कहा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। वो पहले से ही अपने अकेले वीकेंड के बारे में सोच रहा था। अलीना के साथ अकेले। तुम यहाँ ठीक रहोगे, सिर्फ अलीना के साथ? मैंने पूछा, उसके दिमाग में ये विचार डालते हुए, इसे ऐसा दिखाते हुए जैसे ये उसका अपना हो। हम ठीक रहेंगे, उसने थोड़ी ज्यादा तेजी से कहा। जैसे ही मैं हवेली से दूर गई, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं 1 घंटे तक गाड़ी चलाती रही, फिर एक छोटे, साधारण से होटल में रुकी। रोहन मेरा इंतजार कर रहा था। यह हो गया? उसने पूछा। उसकी काली आंखें चिंता से भरी थीं। ये हो गया, मैंने कहा। अब हम इंतजार करेंगे। रोहन मेरा कज़न था, मेरा आखिरी जीवित रिश्तेदार। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तो मैंने उसे ढूंढ निकाला था। वह सालों पहले देश में आया था, अपने लिए एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। वो हमारे पड़ोस में कई परिवारों के लिए माली का काम करता था। मैंने विक्रम को उसे काम पर रखने के लिए मना लिया, ये कहते हुए कि वह सबसे अच्छा है। विक्रम को बगीचे की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ कंट्रोल की परवाह थी। रोहन विक्रम को मारना चाहता था। जिस दिन मैंने उसे अपनी शादी का सच बताया, मैंने उसकी आंखों में हत्या देखी।
उसने अपनी बहन को विक्रम जैसे ही एक आदमी के हाथों को दिया था। वो बदला चाहता था, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी। अगर विक्रम मर जाता तो मैं मुख्य स्निग्ध होती। उसने जो पत्र लिखा था वो मेरी किस्मत तय कर देता। नहीं, विक्रम को जीना था। उसे बस एक नया शिकार ढूंढना था। क्या होगा अगर वो तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत है? रोहन ने मुझसे पूछा जब हम उस बेजान होटल के कमरे में बैठे थे। क्या होगा अगर वह उसके झांसे में नहीं आई? वह आएगी, मैंने आत्मविश्वास से कहा। वह एक माहिर मैनिपुलेटर है और वो अकेली और कमजोर है। वो उसे अपने व्हाइट नाइट के रूप में देखती है। उस रात मैंने उन्हें अपने लैपटॉप पर सिक्योरिटी फीड पर देखा। विक्रम के पास हर जगह कैमरास थे। वह सोचता था कि वे उसके कंट्रोल के उपकरण हैं। अब वे मेरे थे। मैंने देखा कि उसने उसके लिए डिनर बनाया। मैंने देखा कि उन्होंने वाइन पी। मैंने देखा कि उसने उसे अपनी दुखद कहानी सुनाई, अपनी पागल, मुश्किल पत्नी की कहानी। मैंने देखा कि उसने उसे सहानुभूति, प्रशंसा और इच्छा के साथ देखा। और फिर मैंने देखा कि वह झुका और उसे किस किया। मेरे अंदर मतली की एक लहर उठी। इसे प्लान करना, इसकी कल्पना करना एक बात थी, इसे देखना दूसरी बात। उस आदमी को देखना जिसने मुझे सालों तक तड़पाया था, मेरे घर में एक और औरत को बहका रहा था। लेकिन मैंने खुद को देखने के लिए मजबूर किया। ये मेरी आज़ादी की कीमत थी। वे एक साथ ऊपर गए। मास्टर बेडरूम में नहीं, गेस्ट रूम में। अपने धोखे में भी कुछ सीमाएं थीं जिन्हें वो पार नहीं करेगा। या शायद वो अपनी पवित्र जगह, वो कमरा जिसे वो अपनी पत्नी के साथ साझा करता था, को अपनी जीत से अलग रखना चाहता था। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे और देखने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन मैं वापस चली गई। मैं शाम को पहुंची। जितना मैंने कहा था उससे पहले मैं उन्हें पकड़ना चाहती थी। मुझे टकराव की जरूरत थी। मैं घर में दाखिल हुई और वहां शांति थी, बहुत ज्यादा शांति। मैंने उन्हें लिविंग रूम में पाया, सोफा पर बैठे हुए। उनके बीच एक दोषी दूरी थी। मीरा, विक्रम ने उछलते हुए कहा, तुम जल्दी वापस आ गई। मेरी चाची अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैंने अलीना को देखा। उसका चेहरा अपराध बोध से लाल था। वह मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। लगता है तुम दोनों काफी बिजी थे। मैंने उन दोनों पर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, और फिर मैं चीखने लगी। मैं विक्रम पर चीखी। मैं अलीना पर चीखी। मैंने उसे वेश्या, गद्दार कहा। मैंने एक फूलदान दीवार पर फेंक दिया, उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं एक पीड़ित पत्नी थी, एक उन्मादी पागल औरत। ये जीवन भर की परफॉर्मेंस थी। अलीना रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। विक्रम पहली बार डरा हुआ लग रहा था। वो पकड़ा गया था। उसने मुझे शांत करने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं सुनी। गेट आउट, मैं उस पर चीखी। मुझे डिवोर्स चाहिए। ये प्लान का वह हिस्सा था जिसके बारे में मैं सबसे कम निश्चित थी। मुझे नहीं पता था कि वो कैसे प्रतिक्रिया करेगा। क्या वह गुस्सा होगा, राहत महसूस करेगा? वो गुस्सा था। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, उसने तिरस्कार से कहा। फाइन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा प्रीनप पक्का है और तुम प्रिया को फिर कभी नहीं देख पाओगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। ये उसकी शक्ति थी, उसका कंट्रोल, प्रिया। लेकिन मैं तुम्हें रहने दूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। प्रिया के लिए हम एक परिवार बने रहेंगे, लेकिन अब चीजें अलग होने वाली हैं। मैं जानती थी कि उसका क्या मतलब है। उसके पास अब एक नया खिलौना था। उसे अपने पुराने की अब जरूरत नहीं थी। और जहां तक एटिक में तुम्हारी छोटी दोस्त की बात है, उसने कहा, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेलते हुए, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वह इस घर के नियम सीखे। मैंने ये कर दिया था। मैंने उसे उसके हवाले कर दिया था। और अब इस कहानी में मेरा हिस्सा खत्म हो गया था। ये अलीना की बारी थी। चैप्टर 9। एलिना। जिस वीकेंड मीरा चली गई थी वो एक सपने जैसा लगा। विक्रम उसके बिना एक अलग इंसान था। वो रिलैक्स्ड, मज़ेदार और ध्यान रखने वाला था। उसने मेरे लिए खाना बनाया। हमने होम सिनेमा में मूवीज़ देखी। हमने घंटों बातें की। उसने मुझे अपनी दुखी शादी के बारे में बताया, मीरा की अस्थिरता, उसकी जलन, उसके झूठ के बारे में। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो उसे समझता है और मैं उसे समझती थी। मैंने देखा कि वह कितना अच्छा आदमी है जो एक बुरे सपने जैसी शादी में फंसा हुआ है। मेरा दिल उसके लिए दुखता था। उस रात उसने मुझे किस किया। ये पहले तो कोमल था, फिर जोशीला। ये वह सब कुछ था जिसका मैं सपना देख रही थी। मैं 3 साल तक प्रिजन में रही थी। मैं भूल गई थी कि छुआ जाना, चाहा जाना कैसा लगता है।
उसके साथ होना फिर से जिंदा होने जैसा लगा। हमने रात गेस्ट रूम में बिताई। ये परफेक्ट था। वो एक परफेक्ट लवर था, कोमल, जोशीला, वह सब कुछ जो मैं कभी चाह सकती थी। सुबह हमने एक साथ नाश्ता किया। ऐसा लगा जैसे हम एक असली कपल हों, एक असली परिवार। लेकिन फिर मीरा घर आ गई। सपना एक दुस्वप्न में बदल गया। उसका गुस्सा भयानक था। वह चीखी, वह रोई, उसने चीजें फेंकी। उसने मुझे ऐसे नाम दिए जो मुझे पहले कभी नहीं कहे गए थे। मैं अपने कमरे में भाग गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आंसू मेरे चेहरे से बह रहे थे। मैंने उन्हें नीचे बहस करते सुना। उसकी आवाज एक तीखी चीख थी। उसकी एक धीमी, गुस्सैल गड़गड़ाहट। मैं शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मैं नफरत महसूस कर सकती थी। उस रात बाद में विक्रम मेरे कमरे में आया। वह थका हुआ, हारा हुआ लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस है, अलीना, उसने कहा, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने फुसफुसाया। नहीं है। वह मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मैं अब ऐसे नहीं जी सकता। मैंने उसे बता दिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरा दिल उछल पड़ा। रियली? यस। उसने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन वह इसे आसान नहीं बनाने वाली। और वो प्रिया को मुझसे दूर ले जाने की धमकी दे रही है। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। अलीना, तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें एक हताश उदासी से भरी थीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, अलीना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। वो मुझसे प्यार करने लगा था। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैंने कबूल किया। वह मुस्कुराया, एक उदास, सुंदर मुस्कान। हमें सावधान रहना होगा। अभी के लिए हम उसे पता नहीं चलने दे सकते। इससे चीजें और खराब हो जाएंगी। मैं समझती हूँ, मैंने कहा। वह झुका और मुझे किस किया, एक नरम, गुप्त किस। ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, उसने फुसफुसाया। और फिर हम एक साथ हो सकते हैं। मैं वादा करता हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया। वह मेरा रक्षक, मेरा हीरो था। वह मुझे मेरे अतीत से, मेरी गरीबी और हताशा की जिंदगी से बचाने वाला था। वह मुझे एक भविष्य देने वाला था। अगला हफ्ता राज और झूठ के एक अजीब नृत्य का था। मीरा के सामने हम ठंडे, दूर के एम्प्लॉयर और उसकी शर्मिंदा हाउसकीपर थे। लेकिन जब वो नहीं देख रही होती, तो वह मुझे ढूंढ लेता। डिनर टेबल पर एक चोरी की नजर। हॉलवे में गुजरते समय मेरे हाथ पर एक नरम स्पर्श। अंधेरे में एक फुसफुसाया हुआ वादा। मीरा पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित थी। वह या तो मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती या मुझे तड़पाने के नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेती। उसने मुझ पर उसके गहने चुराने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि मैंने लॉन्ड्री में उसकी पसंदीदा सिल्क की साड़ी खराब कर दी है। वो एक किनारे पर खड़ी महिला थी और उसका दुख घर में एक निरंतर, घुटन भरी उपस्थिति थी। एक शाम विक्रम ने मुझे मीरा के सो जाने के बाद पिछले आंगन में मिलने के लिए कहा। ये एक गर्म रात थी। हवा चमेली की महक से भरी थी। मैं अब ये नहीं कर सकता, अलीना, उसने निराशा से भरी आवाज में कहा। वह मुझे पागल कर रही है। मुझे बाहर निकलना होगा। प्रिया का क्या? मैंने पूछा। यही तो प्रॉब्लम है। वो उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वो मुझे खलनायक, बेवफा पति के रूप में चित्रित करेगी। वो सब कुछ ले लेगी। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, मैंने कहा। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। एक रास्ता है? क्या है? हमें ये साबित करना होगा कि वह एक योगी माँ है। हमें ये साबित करना होगा कि वह अस्थिर है, खतरनाक है। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हम ये कैसे करेंगे? उसका एक इतिहास है, उसने कहा। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का एक लंबा इतिहास। उसे एक बार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया था। क्या तुम ये जानती थी? मैंने चौंक कर अपना सिर हिलाया। उसने प्रिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी जब वह एक बच्ची थी, उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा। उसने उसे बाथटब में डुबोने की कोशिश की थी। मैं हम्फ गई। ये भयानक है। वह बीमार है, अलीना, और वह बेहतर नहीं हो रही है। मुझे डर है कि वह क्या कर सकती है। प्रिया के साथ, खुद के साथ, तुम्हारे साथ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे चाहिए कि तुम उस पर नजर रखो, उसने कहा। मुझे चाहिए कि तुम सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। हर अजीब बात जो वह कहती है, हर पागलपन की हरकत जो वह करती है। हमें सबूत चाहिए। अदालतों के लिए, प्रिया की सुरक्षा के लिए। ये गलत लगा, उस पर जासूसी करना। लेकिन वह सही था। प्रिया की सुरक्षा सबसे जरूरी चीज थी। और अगर मीरा सच में इतनी अस्थिर थी,
तो उसे मदद की जरूरत थी। ओके, मैंने कहा, मैं ये करूंगी। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, मुझे कसकर पकड़ लिया। थैंक यू अलीना, तुम हमें बचा रही हो, तुम मेरी बेटी को बचा रही हो। मैं एक हीरो की तरह महसूस कर रही थी। मैं सही काम कर रही थी। मैं एक निर्दोष बच्चे को उसकी अस्थिर माँ से बचा रही थी। मैं जिस आदमी से प्यार करती थी, उसे उसकी प्रिजन से भागने में मदद कर रही थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं खुद एक जाल में चल रही थी। चैप्टर 10। एलिना। कुछ दिनों बाद मीरा गायब हो गई। उसने किचन काउंटर पर एक नोट छोड़ा। मैं अब ये नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। विक्रम घबराया हुआ था। या उसने ऐसा नाटक किया। उसने उसके दोस्तों को कॉल किया। उसने उसके परिवार को कॉल किया। किसी ने उसे नहीं देखा था। उसने ये पहले भी किया है। उसने मुझे बताया। उसका चेहरा चिंता के नकाब में था। वो बस भाग जाती है। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आई। दिन हफ्ते में बदल गए। प्रिया टूट चुकी थी। वो अपनी माँ के लिए लगातार रोती रहती। मैंने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अपनी समझ से बाहर थी। विक्रम मेरा सहारा था। वो मजबूत, शांत और आश्वस्त करने वाला था। उसने प्रिया का ख्याल रखा। उसने मेरा ख्याल रखा। अब बस हम हैं, अलीना, उसने एक रात कहा, जब हम प्रिया के सोने के बाद लिविंग रूम में बैठे थे। हम एक परिवार हैं। यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। एक परिवार, एक घर, एक जगह जहां मैं संबंधित महसूस करूं। मीरा के जाने के एक हफ्ते बाद विक्रम ने मुझे बताया कि उसने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है। उसने मीरा के परित्याग और उसकी मानसिक अस्थिरता के इतिहास का हवाला देते हुए प्रिया की सोल कस्टडी के लिए भी फाइल किया। ये हो रहा था। उसने जो भी वादा किया था, वो सच हो रहा था। हम एक साथ होने वाले थे। उस रात हमने मेरा सामान छोटे एटिक कमरे से मास्टर बेडरूम में स्थानांतरित कर दिया। उसका बेडरूम, हमारा बेडरूम, ये एक सपने जैसा लगा। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें एक किंग साइज बेड, एक वॉक इन क्लोजेट और मेरे पुराने अपार्टमेंट के आकार का एक बाथरूम था। यह अब तुम्हारा घर है, अलीना, उसने मुझे खिस करते हुए कहा। हमारा घर। मैं आखिरकार सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैं आखिरकार महसूस कर रही थी कि मैं संबंधित हूँ। पहले कुछ हफ्ते आनंदमय थे। हम एक खुशहाल परिवार थे। विक्रम एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट पिता था। वो प्रिया पर जान छिड़कता था। वो मुझ पर जान छिड़कता था। उसने मुझे नए कपड़े, गहने, जो कुछ भी मैं चाहती थी, खरीद कर दिया। मैंने हाउसकीपर की अपनी जॉब छोड़ दी। मैं अब हेल्प नहीं थी। मैं घर की मालकिन थी। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। उसने मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह ड्रेस थोड़ी सिंपल है? वह कहता। उसने मुझे एक नई वार्डरोब खरीद कर दी, जो सफ़ेद और क्रीम रंगों के डिज़ाइनर कपड़ों से भरी थी। तुम सफ़ेद में बहुत सुंदर लगती हो, उसने कहा, एक परी की तरह। उसने मेरे दोस्तों के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिया। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बस कुछ लोग जिनसे मैं पहले से संपर्क में थी। उसने कहा कि वे मेरे लिए काफ़ी अच्छे नहीं हैं, कि वे मुझे नीचे खींच रहे हैं। उसने मुझे उनसे संबंध तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और मैंने किया। मैं उसे खुश करना चाहती थी। उसने मेरे अतीत के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिया। हमें अब उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, अलीना, वो कहता जब भी मैं इसका जिक्र करती। तुम्हारी ज़िंदगी का वो हिस्सा खत्म हो गया है। तुम अब एक नई इंसान हो। वह मुझे अलग थलग कर रहा था। धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से, वो मुझे हर चीज़ और हर किसी से काट रहा था, जिसे मैं जानती थी। मैं पूरी तरह से उस पर निर्भर होती जा रही थी। और फिर नियम आए। वे छोटे से शुरू हुए। मुझे पसंद नहीं है जब तुम अपनी किताबें कॉफ़ी टेबल पर छोड़ती हो, अलीना। ये मेरा घर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे साफ सुथरा रखा जाए। मैं पढ़ रही थी और पानी का एक गिलास लेने के लिए उठी थी। मैंने किताब को दूर रखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका लसा तेज, ठंडा था। ये एक अनुरोध नहीं था, ये एक आदेश था। आई एम सॉरी, मैंने कहा। सॉरी मत हो, उसने कहा। बस बेहतर बनो। नियम ज्यादा बार और ज्यादा अजीब होने लगे। मुझे एक निश्चित ब्रांड का साबुन इस्तेमाल करना पड़ता था। मुझे बाथरूम में तौलियों को एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता था। मुझे उसकी कॉफ़ी ठीक तो चम्मच चीनी के साथ तैयार करनी पड़ती थी, ज्यादा न कम। अगर मैं कोई नियम तोड़ती, तो एक परिणाम होता, एक ठंडी चुप्पी जो दिनों तक चलती। स्नेह का रोकना, निराशा का एक भाव जो मुझे किसी भी गुस्से वाले शब्द से ज्यादा गहरा काटता था। मैं लगातार संभल संभल कर चल रही थी, गलती करने से डरी हुई थी। वो खुश,
आत्मविश्वासी महिला जो मैं बन रही थी, फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह एक घबराई हुई, चिंतित प्राणी ने ले ली जो सिर्फ उसे खुश करने के लिए जीती थी। एक रात मैंने डिनर जला दिया। ये एक साधारण गलती थी। मैं एक फ़ोन कॉल से विचलित हो गई थी, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ा उल्लंघन था। वो चिल्लाया नहीं, वो शांत था, बहुत शांत। तुम लापरवाह हो गई हो, अलीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक नरम, खतरनाक फुसफुसाहट थी। आई एम सो सॉरी, मैं रो पड़ी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे पता है कि नहीं होगा, उसने कहा, क्योंकि तुम एक सबक सीखने वाली हो। वह मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। हमारे बेडरूम में नहीं, वह मुझे तीसरी मंजिल पर ले गया। एटिक के छोटे, घुटन भरे कमरे में, मेरे पुराने कमरे में। हम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरा दिल धड़कने लगा था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। तुम रात यहीं बिताने वाली हो, उसने कहा। जो तुमने किया है, उसके बारे में सोचने के लिए। विक्रम, नो, मैंने गुहार लगाई। ऐसा मत करो। लेकिन वो बस मुस्कुराया, एक ठंडी, खाली मुस्कान, और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने लॉक के क्लिक की आवाज़ सुनी। दरवाजे के बाहर लगे लॉक की। उसने मुझे बंद कर दिया था। चैप्टर 11। एलिना। घबराहट ने मेरा गला जकड़ लिया। मैंने खुद को दरवाजे पर फेंक दिया, अपनी मुट्ठियों से उस पर वार करने लगी। विक्रम, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अकेली थी, उस छोटे, हवा रहित कमरे में फंसी हुई थी। वही कमरा जहाँ मुझे शुरू से ही एक बेचैनी महसूस हुई थी। दरवाजे पर खरोंचों वाला कमरा। मैं तब तक चिल्लाती रही जब तक मेरी आवाज़ बैठ नहीं गई। मैंने दरवाजे पर तब तक लात मारी जब तक मेरा पैर सूज नहीं गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाज़ा ठोस, भारी था, और घर में सन्नाटा था। थककर मैं छोटी सी खाट पर गिर पड़ी। मेरी स्थिति की हकीकत एक ठंडी, भयानक लहर की तरह मुझ पर छा गई। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी, जिस पर मैं भरोसा करती थी, उसने मुझे एक जानवर की तरह एक कमरे में बंद कर दिया था। ये कोई गलती नहीं थी, ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये एक सज़ा थी। मैंने मीरा के बारे में सोचा, उसका पागलपन, उसका अनिश्चित व्यवहार, उसकी चेतावनियाँ। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वह कैसा है? क्या वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? क्या उसका पागलपन सिर्फ एक नाटक था? भागने की एक हताश कोशिश? ये विचार इतना भयानक था कि सोचा नहीं जा सकता था। मैंने उस कमरे में रात बिताई, खाट पर सिमटी हुई, घर की आवाज़ें सुनती रही। फर्श की तख्तियों की चरमराती आवाज़, छोटी, पेन से बंद खिड़की के बाहर हवा की आहट। मैं अपने ही घर में एक कैदी थी। सुबह वो वापस आया। मैंने सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट सुनी। विक्रम, मैं दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाई। थैंक गॉड, मुझे बाहर निकालो। क्या तुम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ शांत, अलग थी। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे डिनर के लिए बहुत अफसोस है। प्लीज़ बस मुझे बाहर निकालो। मुझे खुशी है कि तुमने अपना सबक सीख लिया है, उसने कहा। और फिर मैंने लॉक में चाबी की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला, और वो वहाँ खड़ा था, एक तेज सूट में, हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। वो पानी का एक गिलास और टोस्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, उसने कहा, जैसे कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। मैंने उससे पानी छीन लिया। मेरा गला सूखा हुआ था। मैंने उसे एक ही घूंट में पी लिया। तुम्हें भूख लगी होगी, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी, क्रूर मुस्कान थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे घूरती रही। मेरा दिमाग चकरा रहा था। ये कौन आदमी था? एक हैंडसम चेहरे और एक आकर्षक मुस्कान के पीछे छिपा ये राक्षस। चलो नीचे चलते हैं, उसने कहा। प्रिया सोच रही होगी कि तुम कहाँ हो। वह मुझे वापस नीचे हमारी जिंदगी में, हमारी परफेक्ट फैमिली में ले गया, और मैंने साथ दिया। मैं एक कर्तव्यनिष्ठ पार्टनर थी। मैंने नाश्ता बनाया। मैंने प्रिया को स्कूल के लिए तैयार किया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन कुछ हुआ था। एक रेखा पार हो चुकी थी, और मुझे एक भयानक निश्चितता के साथ पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अगली बार जब उसने मुझे एटिक में बंद किया, तो वो बाथरूम के फर्श पर एक गीला तौलिया छोड़ने के लिए था। इस बार मैं वहाँ 2 दिन तक रही। उसने मुझे पानी की 3 छोटी बोतलों और कुछ नहीं के साथ छोड़ दिया। उसने कमरे में एक कैमरा लगा दिया था। वो मुझे देख सकता था। उसने मुझे ऐसा बताया। मैं हमेशा देख रहा हूँ, अलीना, उसने दरवाजे के माध्यम से एक द्रुत शीतन फुसफुसाहट में कहा। सजाएं ज्यादा बार और ज्यादा अजीब होने लगीं। उसने मुझे घंटों तक अपने पेट पर भारी किताबें संतुलित करवाईं। उसने मुझे एक कोने में दीवार की ओर मुँह करके
पूरे दिन खड़ा रखा। वह मुझे तोड़ रहा था। धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से वही मुझे नष्ट कर रहा था। मैंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन मैं कहाँ जाती? मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और मुझे पता था कि वह मुझे ढूंढ लेगा। वो मुझे हमेशा ढूंढ लेता। और प्रिया का क्या? मैं उसे उसके साथ नहीं छोड़ सकती थी। मुझे उसकी रक्षा करनी थी। मैं फंस गई थी, ठीक वैसे ही जैसे मीरा फंसी हुई थी। एक दिन एक अलमारी की सफाई करते समय मुझे मीरा की पुरानी चीजों का एक बॉक्स मिला। तस्वीरें, पत्र, जर्नल्स। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और पढ़ने लगी। उसकी जर्नल्स ने एक ऐसी कहानी बताई जो भयानक रूप से परिचित थी। आकर्षक प्रेमालाप, परफेक्ट शादी, और फिर कंट्रोल और दुर्व्यवहार के एक दुस्वप्न में धीमी, कपटी ढलान। उसने एटिक के कमरे के बारे में लिखा। सजाएं, डर। उसने भागने की कोशिश की थी। उसने लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे सब सोचते थे कि वह पागल है। उसने ये सुनिश्चित कर लिया था। और फिर मुझे पत्र मिला। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का था। ये एक बैकग्राउंड चेक था मुझ पर। मीरा ने मुझे संयोग से काम पर नहीं रखा था। उसने मुझे चुना था। उसने मेरे बारे में रिसर्च की थी। वह मेरे अतीत के बारे में जानती थी। वह जानती थी कि मैं हताश हूँ। और फिर बॉक्स के तल पर मुझे एक छोटी वेलवेट की थैली मिली। अंदर एक चाबी थी, एक छोटी तांबे की चाबी और एक नोट। वो लाइब्रेरी में शेक्सपियर के तीसरे वॉल्यूम के पीछे एक अतिरिक्त चाबी रखता है। ये तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें कम समझेगा। इसका इस्तेमाल करो। एटिक के कमरे की एक चाबी। मीरा सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वो एक योद्धा थी। वो योजना बना रही थी। उसने एक रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढी थी। उसने एक पार्टनर ढूंढा था, एक साथी। उसने मेरी बलि नहीं दी थी। उसने मुझे हथियार दिया था। और अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं उसकी शिकार नहीं बनाने वाली थी। मैं उसे खुद को तोड़ने नहीं दूंगी। मैं उसे नष्ट कर दूंगी। चैप्टर 12। एलिना। अगली बार जब वो मुझे एटिक में ले गया, मैं तैयार थी। इस बार मेरा अपराध खाकी चाबियों का खो जाना था। एक साधारण मानवीय भूल, लेकिन उसकी दुनिया में भूल की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। उसका हाथ मेरी बांह पर कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने गुहार नहीं लगाई। मैं शांत थी। मेरी शांति ने उसे बेचैन कर दिया। तुम इसे अच्छी तरह से ले रही हो? उसने कहा। उसकी आवाज में संदेह का एक संकेत था। मैंने अपना सबक सीख लिया है, मैंने कहा। मेरी आवाज सपाट, काली थी। उसने दरवाजा लॉक कर दिया और मैंने उसे दूर जाते सुना। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। फिर मैंने चाबी निकाली। ये लॉक में आसानी से फिसल गई। मैंने उसे घुमाया। लॉक क्लिक करके खुल गया। मैंने कमरा नहीं छोड़ा। अभी नहीं। वो प्लान नहीं था। मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया। वो शाम को वापस आया, अपनी सामान्यता ने, और मेरी सजा के लिए अपने नए नियमों के सेट के साथ। आज रात, अलीना, उसने दरवाजे के माध्यम से कहा, तुम संगठन के महत्व पर 1000 शब्दों का निबंध लिखने वाली हो। मैं लगभग हंस पड़ी। इसकी बेतुकीपन चौंका देने वाली थी। ओके, मैंने कहा। वह मेरी आसान सहमति से हैरान था। गुड, उसने कहा। मैं इसे लेने के लिए सुबह वापस आऊंगा। जिस पल उसके कदमों की आहट फीकी पड़ी, मैंने दरवाजा अनलॉक किया और कमरे से बाहर निकल गई। घर अंधेरा, शांत था। प्रिया एक स्लीप ओवर पर थी। हम अकेले थे। मैं उसके ऑफिस में गई। वो एक पेंटिंग के पीछे एक छोटी सी तिजोरी रखता था। मैंने उसे एक बार खोलते हुए देखा था। मैंने कॉम्बिनेशन याद कर लिया था। अंदर एक हैंडगन थी। मैंने गन ली और एटिक के कमरे में वापस चली गई। मैंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और खाट पर बैठ गई। गन का ठंडा, भारी वजन मेरे हाथों में था और मैंने इंतजार किया। वह सुबह वापस आया, जैसा कि वादा किया था। क्या तुम्हारे पास मेरा निबंध है, अलीना? उसने दरवाजे के माध्यम से पुकारा। मेरे पास कुछ बेहतर है, मैंने कहा। मैंने उसे अपनी चाबियों से टटोलते हुए सुना। उसने दरवाजा अनलॉक किया और उसे खोला। वो मुझे देखकर जम गया। जब उसने मेरे हाथ में गन देखी जो उसकी छाती पर तनी हुई थी। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये हैंथ है, मैंने कहा। वो हंसा, एक घबराई हुई, ऊंची आवाज। तुम मुझे गोली नहीं मारने वाली, अलीना। तुम में ये हिम्मत नहीं है। वो गलत था। मैंने चोरी के लिए 3 साल प्रिजन में बिताए थे, भोजन के लिए पैसे पाने के लिए एक हताश कार्य। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। वो कहानी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी।
वो कहानी जो मीरा के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को नहीं मिली थी। प्रिजन से पहले मैं परेशान युवाओं के लिए एक जगह पर थी और वहाँ मैंने सीखा था कि कैसे जीना है। मैंने सीखा था कि कभी कभी एक राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका खुद एक बनाना होता है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, मैंने कहा। उसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। गन नीचे रखो, अलीना। चलो इस बारे में बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कहा। मेरा हाथ स्थिर था, मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। तुम एक गलती कर रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ गिड़गिड़ा रही थी। प्रिया के बारे में सोचो, अगर तुम प्रिजन चली गई तो उसका क्या होगा? वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, प्रिया के लिए मेरे प्यार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की। लेकिन ये काम नहीं करेगा। अब नहीं, वह सुरक्षित रहेगी, मैंने कहा। वो आज़ाद होगी। और फिर उसके पीछे से एक आवाज़, वह सही कह रही है। मीरा हॉलवे में खड़ी थी। वो एक फ़ोन पकड़े हुए थी, हमारी पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग। और उसके बगल में रोहन था, वो एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए था। विक्रम घूम गया, उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना सामान लेने आई थी, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। और लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। ये खत्म हो गया था, वो फंस गया था। हम 3 थे, वह संख्या में कम था। उसने मीरा से रोहन से मुझ तक देखा। उसने मेरे हाथ में गन देखी, उसने रोहन के हाथ में बैट देखा, उसने मीरा के हाथ में फ़ोन देखा। उसने हमारी आंखों में ठंडा, कठोर संकल्प देखा। और जब से मैं उससे मिली थी, पहली बार मैंने उसकी आंखों में डर देखा। असली, घोर डर। वह मुझ पर झपटा। वह तेज था, लेकिन मैं ज्यादा तेज थी। मैंने उसे गोली नहीं मारी। वह बहुत आसान होता। बहुत जल्दी मैं एक तरफ हट गई और रोहन ने बैट घुमाया। ये विक्रम के घुटने से एक बीमार कर देने वाली दरार के साथ टकराया। वह चीखा, एक ऊंची, अमानवीय आवाज, और फर्श पर गिर गया। ये मेरी बहन के लिए है, रोहन ने धीमी दहाड़ में कहा। और फिर मीरा आगे बढ़ी। उसने उस आदमी को नीचे देखा, जिसने उसे सालों तक तरपाया था। वो आदमी जिसने उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। तुम सही हो, विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज एक ठंडे विजयी रोष से भरी थी। ये एक सबक का समय है। हम उसे वापस कमरे में ले गए, वो कमरा जिसे उसने अपने निजी यातना कक्ष के रूप में बनाया था। और हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया। हमने पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस नहीं समझती। वे 2 महिलाओं को देखते, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ और एक कहानी जो सच होने के लिए बहुत अविश्वसनीय थी। वे एक अमीर, शक्तिशाली आदमी को देखते, एक होम इन्वेजन का शिकार। नहीं, पुलिस जवाब नहीं थी। हमने उसे वहीं छोड़ दिया, अंधेरे में, सन्नाटे में, बिना भोजन, बिना पानी और बिना किसी उम्मीद के। हम उस घर से बाहर निकल गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा, प्रिया, रोहन और मैं। हम एक अजीब, टूटा हुआ परिवार थे, लेकिन हम एक परिवार थे और हम आज़ाद थे। कभी कभी रात में मैं सोचती हूँ कि उस कमरे में क्या हुआ, कितना समय लगा, क्या वो चीखा, क्या उसने भीख मांगी। और फिर मुझे उसकी मुस्कान याद आती है, वो ठंडी, क्रूर मुस्कान जो उसने मुझे बंद करते समय पहनी थी। और मैं अब और नहीं सोचती। मुझे परवाह नहीं है। कुछ राक्षस बचाए जाने के लायक नहीं होते, वे भुला दिए जाने के लायक होते हैं। अंधेरे में अकेले छोड़ दे जाने के लिए, उसी डर से भस्म होने के लिए जिसे वे दूसरों पर थोपने में इतना आनंद लेते थे। और अंत में न्याय अपने ही अजीब, अंधेरे तरीके से हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रहस्यमयी सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहे ऑडियो सार। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।